हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स क्या थे, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको किस हिसाब से पेपर में लिखना है, मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल फैक्टर्स play a significant role in increasing the production of agriculture and raising the standard of living of the farmers। तो अगर हमने एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी और फार्मर्स का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और जो टेक्निकल रिफॉर्म्स है दोनों के दोनों लेके आने पड़ेंगे। जो टेक्निकल रिफॉर्म्स है उनकी बात तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के चैप्टर में कर ली। अब इस चैप्टर में हम करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कि किन इंस्टीट्यूशंस में चेंज करेंगे तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स आर कंसर्न्ड विद लैंड टेन्योर सिस्टम, लैंड होल्डिंग्स, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं ये किस फील्ड में आएंगे कि लैंड टेन्योर सिस्टम क्या होगा, ठीक है, क्या होना चाहिए, लैंड होल्डिंग्स कितनी होंगी, कम है ज्यादा है, कितनी होनी चाहिए, और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होगा। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं। कैसे करते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। Technical factors are concerned with mechanization of agriculture, technique of farming, method of irrigation, etc. तो जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को असर करते हैं उसमें आ जाता है कि मशीनों का इस्तेमाल करना, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना फार्मिंग के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि इरिगेशन के मेथड्स को इम्प्रूव करना या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वगैरह यूज करना। रिफॉर्म्स रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स आर कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेस लेके आते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के साथ रिलेटेड हैं, जो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेटेड है, उसको हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। जो भी हम इसमें रिफॉर्म्स लेके आते हैं इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो इसमें एक आधी डेफिनेशन ऐड करोगे तो टीचर को बड़ा मजा आएगा और आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू गुनार मेडाल, land reforms are planned and institutional reorganization of the relation between man and land। तो मैन इंसान और जमीन के बीच में जो इंस्टीट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन होगी उसको लैंड रिफॉर्म्स कहा गया है, ठीक है। द टर्म लैंड रिफॉर्म्स इज यूज्ड फॉर ऑल दोज रिफॉर्म्स व्हिच आर कंसर्न्ड विद लैंड ओनरशिप एंड लैंड होल्डिंग्स। तो फिर से वही बात गोल गोल करके लिखी हुई है कि लैंड के ओनरशिप और लैंड होल्डिंग्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको हम जो भी उस रिलेशनशिप को हम जो तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे, उसको लैंड रिफॉर्म्स कहा गया है। लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स में कौन कौन से आ जाते हैं? नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स। अंडर दीज मेजर्स एफर्ट्स आर मेड टू डिस्ट्रीब्यूट द लैंड अमंग द टिलर्स। तो इस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स में जो टिलर्स हैं, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, उनके बीच में जमीन को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई, ठीक है। इट हैज टू एस्पेक्ट्स, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। ए, ऑल इंटरमीडियरीज आर एबॉलिश्ड एंड लैंड इज टेकन फ्रॉम देम। जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, बिचौलिए हैं, जो भी मतलब जो टिलर है और गवर्नमेंट है उसके बीच में जितने भी बीच वाले बंदे हैं, इंटरमीडियरीज हैं, जिसको बिचौलिए भी कहा जाता है, उनको एलिमिनेट कर देना है, उनको खत्म कर देना है। दीज इंटरमीडियरीज मे और मे नॉट बी गिवन एनी कंपनसेशन। उन इंटरमीडियरीज को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि जो जमींदार थे वो सरकार के बीच में और जो फार्मर्स हैं उनके बीच में जो है बिचौलिए बने हुए थे, तो उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतने सालों, इतने सदियों से एक्सप्लॉइट किया है किसान को, ठीक है। बी पॉइंट आ जाता है, द फार्मर द लैंड ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स। तो जो भी इंटरमीडियरीज हैं उनसे उस सिस्टम को खत्म करके जो भी जमीन ली जाएगी वो एक्चुअल जो फार्मर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। द कंडीशंस ऑन विच द लैंड इज गिवन एंड द साइज ऑफ लैंड दैट इज गिवन टू ईच कल्टिवेटर आर ऑल्सो डिटर्मिन्ड अंडर दीज मेजर्स। तो इन मेजर्स में ये भी डिसाइड किया जाएगा कि कितना जमीन जो है किसान को दी जाएगी, ठीक है, कितना साइज ऑफ लैंड दिया जाएगा, ठीक है, ये भी डिटरमिन किया जाएगा। तो सेकंड आ जाता है टेनेंसी रिफॉर्म्स, कि अगर आपने किराए पे जो जमीन दे दी एग्रीकल्चर के लिए तो कितना किराया होना चाहिए। इतना भी किराया नहीं होना चाहिए कि भाई किसान को कुछ बचे ही ना, समझ गई बात। दीज मेजर्स आर रिलेटेड टू सच रिफॉर्म्स दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेंट, के रेंट को रेगुलेट करना, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में ये ना हो कि फसल खड़ी हो और जो लैंडलॉर्ड है वो आपको कह दे चलो भाई जमीन खाली कर दो या किराया डबल कर दो, ठीक है। और सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स मतलब मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देना
कि इससे ज़्यादा ज़मीन आपकी नहीं हो सकती। ये पूरा मैंने डिस्कस किया लैंड रिफॉर्म्स, जो मैंने टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स किए हैं उस वीडियो के अंदर, ठीक है? तो क्या-क्या होते हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर उस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स सब कुछ डिस्कस करूँगा कि एक-एक लैंड रिफॉर्म का क्या होता है, और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो थर्ड आ जाता है एग्रेरियन रीऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स। इसमें क्या आ जाता है, दीज मेजर्स रिलेट टू साइज ऑफ होल्डिंग्स, कि कितनी आपके पास होल्डिंग्स का साइज होना चाहिए। इविल्स ऑफ subdivision and fragmentation of holdings are sought to be removed by such measures as consolidation of holdings, cooperative farming, etc etc। तो इसमें हम बेसिकली कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, मान लो आपकी एक जमीन कहीं पड़ी है, दूसरी कहीं, तीसरी कहीं, तो इकट्ठी करके एक जगह सरकार कर देगी आपकी, कंसोलिडेट कर देगी, ताकि 10 जगह जाके आपको फार्मिंग ना करनी पड़े। मोर ओवर कोऑपरेटिव फार्मिंग, कि आप अपनी जमीन को इकट्ठा कर लोगे और मतलब इकट्ठा करके फार्मिंग के लिए इकट्ठे बेचा करोगे या कुछ करोगे। इसको भी मैंने पूरे डिटेल में लैंड रिफॉर्म्स के अंदर डिस्कस किया है, उसके टाइप्स के अंदर, ठीक है? कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, कैसे होती है, वो पूरा डिस्कस करूंगा वहां पे। तो इसको कंक्लूड कर रहे हैं, इन शॉर्ट लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लाइंग या इम्प्लाई सच इंस्टीट्यूशनल चेंजेस which turn over ownership of the farms to those who actually till the soil and which raise the size of the farm to make it ऑपरेशनली वायबल। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में, सिंपल वर्ड्स में, वो सारे रिफॉर्म्स आ जाते हैं जिसमें हम ओनरशिप ऑफ फार्म्स, मतलब जमीन की जो मालिकाना हक है या ओनरशिप राइट्स हैं, वो उनको देते हैं जो जमीन पे एक्चुअली में काम कर रहे हैं, ना कि उनको देते हैं जो घर में बैठे हुए हैं, ठीक है? और दूसरा, जो साइज ऑफ फार्म को इतना बढ़ा देता है कि वो ऑपरेशनली वायबल हो जाए, मतलब थोड़ा प्रॉफिटेबल हो जाए। इतनी छोटी जमीन ना हो या इतनी भी बहुत बड़ी जमीन ना हो कि काम ही नहीं हो पा रहा, इतनी छोटी जमीन ना हो कि उस पर भी काम करके कुछ ना बने। समझ गई बात? तो अब आ जाता है, ये तो था मीनिंग वाला पार्ट, अब आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है लैंड रिफॉर्म्स के, रिफॉर्म्स के मकसद क्या है, ठीक है? तो इस वीडियो में मैंने मीनिंग और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कवर किए हुए हैं, ठीक है? तो जिस हिसाब से पेपर में लिखने मैंने उसी हिसाब से किए हुए हैं कि फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो फर्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म इज टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स in the way of increased agricultural production and to motivate the farmers to produce more। तो मेन मकसद जो प्लानिंग कमीशन का था उस टाइम पे लैंड रिफॉर्म्स लाने का, वो ये था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और फार्मर्स को थोड़ा इंड्यूस किया जाए, फार्मर को थोड़ा पंप अप किया जाए ताकि वो ज्यादा काम करें और ज्यादा माल बनाएं। दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज। किस तरीके से? सबसे पहला आ जाता है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ होल्डिंग्स, कि सरकार डिक्लेयर करे कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड इतना हो सकती है पर पर्सन या पर फैमिली, और मिनिमम इससे कम नहीं हो सकती। समझ गई बात? दूसरा, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, 10 जगह अगर आपकी जमीन है तो सरकार इकट्ठी करके उसको एक जगह कर देगी ताकि आप एक ही जगह अच्छे से काम कर सके, एटसेट्रा, सो एज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो ये सारा का सारा काम जो किसान है उसको एनकरेज करने के लिए किया जाएगा ताकि लेबर और कैपिटल की वेस्टेज ना हो। तो सेकेंड आ जाता है सोशल वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर ऑब्जेक्टिव is to introduce such reforms as to end the exploitation of the farmers and social injustice। तो इन रिफॉर्म्स को लाने का ये भी जो दूसरा मकसद था कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन जमींदार या इंटरमीडिएरीज कर रहे हैं किसानों की, वो खत्म हो जाए। ये जो सोशल इनजस्टिस फैला हुआ है हमारे देश में, जो अंग्रेजों ने फैलाया था, वो खत्म हो जाए। Thus the aim of land reforms is to promote social welfare and equitable distribution of income। तो मकसद ये भी था कि सोशल वेलफेयर फैलानी है और जो सॉरी, जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो इनइक्वालिटीज फैली हुई है हमारे समाज में, उसको खत्म करना है, ठीक है? इट एम्स एट गिविंग लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स बाय फिक्सिंग सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, गिविंग लैंड टू टिलर बाय एबॉलिशिंग जमींदारी सिस्टम एंड इंट्रोड्यूसिंग टेनेंसी रिफॉर्म्स। तो ये सारा का सारा ये एम करता था कि जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास जमीन ही नहीं है, उनको जमीन देना ताकि वो काम करें। दूसरा, जो जमींदारी सिस्टम है उसको खत्म करना, और तीसरा, जो टेनेंसी रिफॉर्म्स हैं वो लेके आना ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है आम किसान की, वो खत्म हो जाए। तीसरा जो मकसद था इसका लैंड रिफॉर्म्स का लाने का, वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की तरक्की। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग रिक्वायर्स द डेवलपमेंट एंड सोशल पॉलिसीज शुड सप्लीमेंट ईच अदर। तो लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, इसका मेन मकसद ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो और सोशल पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए कि वो सप्लीमेंट करें डेवलपमेंट को बढ़ावा दें। दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी मेट
बाय लैंड रिफॉर्म्स। तो ये सारा का सारा जो मकसद है ये तभी पूरा हो पाएगा जब लैंड रिफॉर्म्स आएंगे। These reforms will, on the one hand, be helpful to meet the objective of social justice, and on the other hand, farmers become progressive. तो एक तरफ तो ये फार्मर्स की हेल्प करेगा कि सोशल जस्टिस हो, सबके साथ बराबरी हो, और दूसरा ये फार्मर्स को पंप अप करेगा ताकि वो थोड़ा प्रोग्रेस कर सके। जब फार्मर को जमीन मिल जाएगी और एक्सप्लॉयटेशन का कोई डर नहीं रहेगा तो वो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। कंसिक्वेंटली प्रोडक्शन विल इंक्रीज विच विल प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो प्रोडक्शन तभी इंक्रीज होगी जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ये है कि प्रोडक्शन विल इंक्रीज, जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगी उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी ही होगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, तो ओवरऑल किसान को पंप अप करना, इंड्यूस करना ताकि वो ज्यादा माल बना पाए। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई करना फार्मर्स का। ठीक है, रेजिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द विलेजर्स इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। जैसे कि मैंने बताया, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स is to be improved and economic development of the villages is to be effective। तो लैंड रिफॉर्म्स में जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिल जाएगी, जो किराए पे जमीन लेके काम कर रहे हैं और एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो उनका रेंट वगैरह फिक्स कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है विलेजेस का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी इंटरमीडिएरीज है उनको खत्म कर दिया जाएगा। अब आ जाता है कि लैंड रिफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था हमारे देश के लिए। Importance of land reforms in India is evident from the following facts। तो सबसे पहला, इंसेंटिव टू कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स को इंसेंटिव तो मिले कि वो ज्यादा माल बनाए। ज्यादा माल तो तभी बनाएंगे जब उनको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है ना, इंसेंटिव क्या है कि जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो कम हो जाए, और 10 जगह जमीन है तो एक जगह इकट्ठी हो जाए। तो जितने भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एग्रीकल्चर में, अगर उसको खत्म कर दिया जाएगा तो लैंड रिफॉर्म्स आएंगे तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो जो टिलर है, जो फार्मर है, एक्चुअली में जो काम कर रहा है वो एनकरेज फील करेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लैंड इन इंडिया इज कल्टिवेटेड अंडर टेनेंसी सिस्टम। तो ज्यादातर जमीन जो इंडिया में जो कल्टीवेट की जा रही है वो टेनेंसी सिस्टम के अंडर आती है, बल्कि खुद की जमीन नहीं होती, किराए पे ली होती है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द एक्चुअल कल्टीवेटर इज नॉट ओनर ऑफ द लैंड दैट ही कल्टीवेट्स। तो मतलब ज्यादातर फार्मर अपनी खुद की जमीन पे कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स नो इंसेंटिव to the cultivator to improve quality of soil and to use modern farm technology। इसकी वजह से जो फार्मर है उसको कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो जमीन की क्वालिटी को अच्छा करे या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट लैंड टेन्योर सिस्टम शुड बी सच as to enable the tiller of the soil to become its owner, or it should ensure him that he alone will get full benefits of the labor and investment। तो लैंड टेन्योर सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए जिसमें जो टिलर है, जो फार्मर है, उसको ये लगे कि भाई मैं ही जमीन का मालिक बन गया हूं और मेरे अंडर ही जमीन है, जितना मैं काम करूंगा उतना मुझे फायदा होगा। या फिर उसको ये इंश्योर कर दिया जाए कि भाई अगर तूने किराए पे भी ली हुई है जमीन तो तेरा रेंट इतना होगा कि अगर तू अच्छा काम करता है तो फिर बहुत ज्यादा पैसा बच जाया करेगा, ताकि तेरा जो इन्वेस्टमेंट और जो किसान का जो लेबर है उसकी मिसयूज ना हो। ठीक है, तो जितना भी वो मैक्सिमम लेबर और इन्वेस्टमेंट पुट करेगा उसका मैक्सिमम बेनिफिट फार्मर को ही होगा। इस वजह से रिफॉर्म्स ये लाए गए थे। कंसिक्वेंटली ही विल मेक इंक्रीजिंग यूज ऑफ न्यू फार्म टेक्नोलॉजी, वर्क हार्ड एंड प्रोड्यूस मोर। तो जब उसे पता है कि मेरे को प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, तो वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा लेबर लगाएगा, ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और ज्यादा माल बनेगा। लैंड रिफॉर्म्स अलोन कैन प्रोवाइड सच एन इंसेंटिव। तो इस इंसेंटिव को जो है प्रोवाइड कराने में लैंड रिफॉर्म्स ही एक जो है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस थे जिसकी वजह से किसान को ये लगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हमने डिस्कस किया कि इंड्यूस करना, इंसेंटिव्स क्रिएट करना कल्टीवेटर्स के लिए कि वो ज्यादा माल बनाए। सेकंड आ जाता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इंक्रीज करना। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स क्रिएट अ कंजीनियल मतलब कंड्यूसिव कह सकते हो, सूटेबल कह सकते हो, एटमॉस्फेयर फॉर द फार्मर्स टू टेक ग्रेटर इंटरेस्ट इन द फार्मिंग एंड वर्क विद ग्रेटर जील एंड डिवोशन। तो लैंड रिफॉर्म्स ने क्या किया, एक सूटेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया कि फार्मर्स अब पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा मोटिवेशन से काम करेंगे और ज्यादा डिवोशन से काम करेंगे, क्यों, उनको पता है कि जितना प्रॉफिट हुआ वो उन्हीं का होगा। इफ लैंड टेन्योर सिस्टम इज जस्ट और होल्डिंग्स आर ऑफ एडिक्वेट साइज और cooperative farming is practiced, then the farmer will make efficient use of the resources and effectively supervise agricultural operations। अगर लैंड टेन्योर सिस्टम को ऐसा बना दिया जाए
कि जो होल्डिंग्स होगी वो एक अच्छी क्वांटिटी की होल्डिंग्स आ जाएंगी, या कोऑपरेटिव फार्मिंग आ जाएगी, या इस टाइप का सिस्टम के किसान को पता है कि अगर मेरी ज़मीन जो है पूरी सूटेबल है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और उस प्रोडक्शन से जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी को होगा, तो वो क्यों नहीं एफिशिएंसी से काम करेगा। समझ की बात। एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट देयर विल बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। तो इसमें हमने ये बताया कि प्रोडक्शन में इंक्रीज आ गया, क्योंकि फार्मर को कम जमीन थी तो ज्यादा होगी, ज्यादा थी तो कम कर दी, ऑप्टिमल क्वांटिटी कर दी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। ठीक है। थर्ड आ जाता है प्लान्ड डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू लैंड रिफॉर्म्स देयर विल बी अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स। गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, जो जमींदार से या जो इंटरमीडिएरीज थे उनको खत्म कर दिया। सच डायरेक्ट रिलेशन विल फैसिलिटेट द यूज ऑफ लैंड इन कॉन्सोनेंस विद द प्लान डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। तो अगर ऐसा आपस में डायरेक्ट तालमेल या रिलेशनशिप होगा सरकार का और फार्मर्स का आपस में, तो जो भी सरकार प्लान डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज लेके आएगी वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर वाले फॉलो कर लेंगे। द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विल बी यूज बाय द फार्मर्स फॉर प्लान्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो जो भी सरकार फैसिलिटीज या पॉलिसीज लेके आएगी वो डायरेक्टली जो किसान है वो फॉलो करेंगे, तो डेवलपमेंट तो अपने आप ही होगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है सोशल जस्टिस। लैंड रिफॉर्म्स विल डिस्पेंस सोशल जस्टिस टू मिलियन ऑफ द फार्मर्स, जिनके साथ बहुत जो बुरा व्यवहार हो रहा था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो जब ब्रिटिश रूल एंड हुआ तो उसके बाद सबसे ज्यादा फोकस लैंड रिफॉर्म्स पे किया गया कि जो भी ये जमींदार जम वगैरह वगैरह इनको खत्म किया जाए, ताकि ये जो इनजस्टिस हो रहा है वो ना हो। Their exploitation will cease as they will enjoy the fruit of their labor and investment। तो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जमींदारी सिस्टम खत्म कर देंगे। अब जितना भी वो माल बनाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे पैसा, वो उनको ही फायदा होगा, किसानों को। बिकॉज ऑफ द फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम विल रिड्यूस। तो क्योंकि सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स के अंदर सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग लगा दी थी, मैक्सिमम लिमिट लगा दी थी कि इससे ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जितनी भी फालतू जमीन होगी वो सरकार जो है कब्जा कर लेगी, और जो लैंडलेस फार्मर है उनको डिवाइड कर देगी, तो इससे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी आएगा। ठीक है। जो लोग फ्री बैठे हैं उनको भी तो काम मिलेगा ना। और इतने हजारों सालों से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी अमीर गरीब की, वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, खत्म तो नहीं होगी, कम हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन इनकम। तो जो फार्मर्स है उनकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि उनको जमीनें मिल गई। लैंड रिफॉर्म्स विल पेव द वे फॉर इंक्रीज साइज ऑफ होल्डिंग्स। इससे साइज ऑफ होल्डिंग्स बढ़ गई थी। इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द फार्मर्स विल बी इम्प्रूव्ड। तो जब ज्यादा जमीन आएगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो जो आर्थिक हालात हैं, जो इकोनॉमिक पोजीशन है फार्मर की, वो अच्छी हो जाएगी। दे विल प्रोग्रेसिवली अडॉप्ट न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जो फार्मिंग की जो नई नई टेक्निक्स हैं, नए नए तरीके हैं, उसको अडॉप्ट करेंगे। कंसिक्वेंटली ग्रीन रेवोल्यूशन विल बिकम अ परमानेंट फीचर ऑफ द कंट्री। तो जब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो फिर परमानेंट चीज होगी ना हमारे कंट्री में, क्योंकि जब खुद की जमीन होगी तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद तो किसान लेगा ही लेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के लैंड रिफॉर्म्स हैं, उनका डिटेल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, और टॉपिक का नाम है मेन लैंड रिफॉर्म्स। जो भी लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे हमारे कंट्री में, वो कौन कौन से लैंड रिफॉर्म्स थे, वो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। हर एक जो लैंड रिफॉर्म है उसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है लैंड रिफॉर्म्स, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन इंडिया फॉलोइंग लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो कौन कौन से 7 मेन लैंड रिफॉर्म्स है? एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी, tenancy reforms, sealing on land holdings, consolidation of land holdings, cooperative farming, up to date land records and भूदान मूवमेंट। ये 7 लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे। अब ये डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या थे और इसके इफेक्ट्स वगैरह क्या हैं, सारा का सारा डिटेल में। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लैंड रिफॉर्म है एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, कि जो जमींदारी सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया। तो अब इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स अकाउंट फॉर द ओरिजिन ऑफ जमींदारी सिस्टम इन इंडिया। तो जो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारे ऊपर जमींदारी सिस्टम थोप दिया अपनी फायदे के लिए। ठीक है। तो हिस्ट्री में हमें पता लगता है कि किस तरीके से ये जो जमींदारी सिस्टम है ये डेवलप हुआ। ठीक है। अंडर दिस सिस्टम लैंड इज ओन्ड बाय अ जमींदार। इस सिस्टम के अंदर जो जमीन का मालिक होगा वो जमींदार होगा। ही गिव्स द लैंड ऑन लीज टू द कल्टिवेटर्स फॉर कल्टीवेशन।
वो क्या करेगा, वो कल्टीवेशन के लिए जो ज़मीन है वो किराए पे दे देगा, लीज़ पे दे देगा। समझ की बात? दिस these cultivators known as tenants can be evicted from land at any time। तो जो लोग किराए पे जो ज़मीन ले रहे हैं उनको क्या टेनेंट्स कहते हैं, ठीक है, किराएदार कहते हैं, और उनको कभी भी उस ज़मीन से निकाला जा सकता है। जमींदार इज लाइबल टू पे लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब जमींदार क्या करेगा, उसको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, मतलब पहले ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम निकला, मेनी डिफेक्ट्स क्रेप्ट इन दिस इनटू द सिस्टम। इस सिस्टम में काफी ज्यादा खामियां आ गई। कैसे? जमींदार डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू डेवलप द एग्रीकल्चर। जमींदार अपनी जमीन के ऊपर एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कुछ करते नहीं थे, ठीक है, कोई पैसा नहीं खर्च करते थे। डिके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड रैपिड ग्रोथ in population led to rise in the demand for land, on account of which जमींदार स्टार्टेड चार्जिंग हाई रेंट्स फ्रॉम कल्टीवेटर्स। तो जैसे जैसे हमारे कंट्री में कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पार्शियल पॉलिसीज, जो पार्शलिटी अपनाई, हमारी चीज़ों के ऊपर हजार तरीके के टैक्स लगा दिए, ठीक है। तो इसकी वजह से जब हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज खत्म हुई तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी और सारे लोग एग्रीकल्चर की तरफ आ गए और ज़मीनें रेंट पे ले लेके मतलब काम करने लगे, तो ज़मीनों की डिमांड बढ़ गई। तो जब ज़मीनों की डिमांड बढ़ेगी तो ज़मींदार ने हाई रेंट चार्ज करना शुरू कर दिया। द ओनली एम ऑफ जमींदार वॉज टू एक्सप्लॉइट द फार्मर्स एंड चार्ज एक्सॉर्बिटेंट रेंट। तो जमींदार का मेन मकसद ये रह गया था कि जितना ज्यादा से ज्यादा रेंट निकाल सको उतना फार्मर से निकाल लो। कंसिक्वेंटली इंडियन एग्रीकल्चर बिकेम बैकवर्ड एंड सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो बेसिकली बिकेम बैकवर्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग में ये कि इस वजह से जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो बैकवर्ड रह गया और पिछड़े हुए लेवल पे चला गया, जिसमें कि प्रोडक्शन और ग्रोथ रेट काफी कम होती है, ना के बराबर होती है। ऑन अकाउंट ऑफ इविल्स ऑफ जमींदारी सिस्टम, इट्स एबॉलिश इट्स एबॉलिशमेंट या इसकी जो खात्मा है बिकेम इनएविटेबल इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो अगर इसको मतलब इसमें ये बताया गया है कि जमींदारी सिस्टम की जो बुराई थी इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था अगर हमने इंडियन एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है तो ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री 40% ऑफ द लैंड वाज अंडर दिस सिस्टम। तो तकरीबन 40% जमीन जो है एग्रीकल्चर की वो जमींदारी सिस्टम के अंडर आती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशंस फॉर द एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इन डिफरेंट स्टेट्स वर पास। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स रेगुलेशन पास किए गए, कानून बनाए गए ताकि इस सिस्टम को खत्म किया जा सके। द फर्स्ट एक्ट meant for abolishing the जमींदारी system was passed in 1950 in बिहार। बिहार में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया जिससे कि जो ये जो है जमींदारी सिस्टम इसको खत्म कर दिया जाएगा। इट वाज फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश in 1952 and consequently all states where this system is existed passed legislative measures to abolish it। तो सबसे पहले बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और आस्ता आस्ता हर एक स्टेट में ये लेजिस्लेशन पास कर दिया गया कि भाई ये जो जमींदारी सिस्टम है इसको खत्म किया जाएगा, ठीक है। अब ये जमींदारी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ जमींदारी सिस्टम। तो सबसे पहला क्या है, एबॉलिश ऑफ द राइट्स, एबॉलिश ऑफ द राइट्स ऑफ जमींदार। तो जो जमींदार के राइट्स हैं उसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, मतलब उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का अलग लॉ चलता था थोड़ा, उसको छोड़ के लैंड हैज बीन टेकन फ्रॉम द जमींदार्स एंड दे हैव बीन पेड कंपनसेशन। उनसे जमीनें ले ली गई और उनको कंपनसेशन दे दिया गया। अब उस टाइम जम्मू कश्मीर का अलग लॉ क्यों चलता था वो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। और आस्ता आस्ता जो जम्मू कश्मीर के लॉज और जो इंडिया के जो लॉज हैं वो मतलब इंडिया का एज अ पार्ट था वो, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो शुरुआत में काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं, मगर जैसे जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर की एमलगमेंट हुई है, जैसे जैसे इंडिया में जो है इसका हिस्सा आया है, वैसे वैसे काफ़ी लॉज इंडिया के साथ मिल गए। और जैसे ही 370 का एक्ट खत्म हुआ, पूरे के पूरे जो क्या कहते हैं जो लॉज हैं इंडिया और जो जम्मू कश्मीर है उसमें कोई फर्क नहीं रहा। समझ की बात, पहले थोड़ा बहुत फर्क होता था। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिस्कस करूंगा पहले कौन कौन से लॉज अलग होते थे और बाद में जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो है डिसीजंस आते गए वैसे वैसे जो है जो डिफरेंस बिटवीन जो जम्मू कश्मीर के लॉज और जो इंडिया के लॉज हैं उसमें कम कम होता रहा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर और कोई मुद्दा शुरू हो जाएगा, ठीक है। द ownership rights of these zamindars have been abolished. As a result of it,
more than 20 million farmers have come into direct contact with the government। तो सिंपल वर्ड्स में जो ओनरशिप राइट्स थे जमींदार के खत्म कर दिए और तकरीबन 20 मिलियन फार्मर्स को डायरेक्ट कांटेक्ट आ गया गवर्नमेंट के साथ कि अब वो गवर्नमेंट को सीधा लैंड रेवेन्यू देंगे अगर जितना भी थोड़ा बहुत देना होगा, ना कि जमींदार को देंगे। सेकेंड पॉइंट, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। इन सम स्टेट्स द कंपनसेशन वाज पेड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, कि जो जमींदार से जमीनें ली गई हैं उनको बॉन्ड्स में पैसा दिया जाएगा। पीरियड ऑफ बॉन्ड्स वेरिड फ्रॉम 10 years to 30 years, 10 साल से 30 साल तक। अ फंड कॉल्ड जमींदारी एबोल्यूशन फंड वाज क्रिएटेड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स। तो एक फंड बनाया गया जमींदारी एबोल्यूशन फंड, वहां से कंपनसेशन दी जाएगी ये जो जितने भी जमींदार हैं उनसे जो जमीनें ली गई हैं। थर्ड आ जाता है ओनरशिप ऑफ लैंड। द लैंड टेकन फ्रॉम द जमींदार्स हैज बीन गिवन टू दोज फार्मर्स हु यूज्ड टू कल्टीवेट इट। तो जो कल्टीवेट करते थे असल में उनको जमीनें दे दी गई ताकि जो असल में काम कर रहा है उसको जमीन मिले, ना कि जो घर बैठा फालतू में जो क्या कहते हैं एक्सप्लॉटेशंस कर रहा है उसके पास जमीन जाए। द लेटर वर नाउ कॉल्ड भूमिदर्स, दैट इज लैंड ऑनर्स। तो जिनको जमीनें मिली उनको अब भूमिदर कहा जाता था या लैंड ऑनर्स कहा जाता था। ठीक है, दोज कल्टीवेटर्स हु वांटेड टू एक्वायर ओनरशिप राइट्स ऑन द लैंड वर कॉल्ड अपॉन टू पे द गवर्नमेंट अ गिवन मल्टीपल ऑफ रेंट दैट दे यूज्ड टू पे टू जमींदार्स। तो सिंपल वर्ड्स में जो भी जमीनें उनके पास आई हैं, जो किसान को अब नई जमीन मिल गई है जिसपे पहले वो खेती बाड़ी करते थे किराए पे, अब वो जमीन किसान को मिल गई है, तो उनको जो रेंट फिक्स कर दिया गया सरकार का, तो उनको डायरेक्टली सरकार को लैंड रेवेन्यू देना है। इन उत्तर प्रदेश इट वाज फिक्स्ड एट 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल रेंट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो 10 टाइम्स द एनुअल रेंट है वो 1/10 तकरीबन 10 टाइम्स नहीं 10 टाइम द एनुअल रेंट। तो जितना भी एनुअल रेंट होता है उसका 10 गुना अगर कर दें तो वो सरकार को दे दें तो वो जमीन उस फार्मर की हो जाएगी। वो भी किस्तें फिक्स कर दी, इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दी कि भाई इतना इतना तुम हमें दे दो तो ये जमीन तुम्हारी। ठीक है, इन दिस वे लैंडलेस लेबरर्स हैव बिकम भूमिधर। इस तरीके से जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको जमीनें मिल गई। ठीक है, अब ऐसा जो मैंने 10 टाइम्स का है इसका मतलब मान लो अगर एक साल में वो 1000 रेंट देते थे, अगर वो 10,000 रेंट सरकार को दे देंगे इकट्ठा या फिर थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में, तो वो जमीन उनको मिल जाएगी, उनकी हो जाएगी, उनके नाम पे चढ़ जाएगी। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है गवर्नमेंट ओनरशिप ओवर कॉमन लैंड। तो जो भी विलेज में कॉमन लैंड होगा उसका मालिक सरकार होगी, ना कि जमींदार होगा। ठीक है, कॉमन लैंड ऑफ द विलेज सच एज वेस्ट लैंड or grazing land etc which was previously owned by the zamindars is now under the ownership of the government। तो जो भी जमीन कॉमन होगी पूरे विलेज में, जैसे कि ग्रेजिंग लैंड हो गया या फिर वेस्ट लैंड जो फालतू की जमीन है, वो जो है वो जमींदार की नहीं मानी जाएगी, वो सरकार की मानी जाएगी। ठीक है, वो सरकार के ओनरशिप में आ गई। दिस लैंड वॉज हैंडेड ओवर टू विलेज पंचायत। तो ये जमीनें सारी की सारी विलेज लेवल पे जो पंचायतें बनी हुई हैं उनको दे दी जाएंगी। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है एग्जम्पशन फॉर सेल्फ कल्टिवेशन। Land which was cultivated by जमींदार himself has been left with him। तो जो जमींदार खुद उस पे काम करते थे वही जमीन जमींदार के पास रहने दी, बाकी सारी जमींदार से ले ली गई। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जो एक्चुअल में काम कर रहा है, ना कि जमींदार की रहेगी। Consequent upon abolition of जमींदारी, the cultivator himself will make payment of land revenue to the government। तो जो कल्टीवेटर है, जो असल में जो किसान जो उसके ऊपर काम कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार को लैंड रेवेन्यू देने की। Thus, cultivator is directly liable for the payment of land revenue। और बीच में जो इंटरमीडिएरी है उसको खत्म कर दिया गया, जो जमींदार है उसको खत्म कर दिया गया। अब इफेक्ट्स क्या हुए जमींदारी सिस्टम के, जो एवोल्यूशन है इसके असर क्या पड़े? तो पहला असर है एंड ऑफ इंटरमीडिएरीज, जो जमींदार थे उनको खात्मा हो गया। ठीक है, ड्यू टू जमींदारी एवोल्यूशन फार्मर्स हैव कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द गवर्नमेंट। तो इंटरमीडिएरीज खत्म हो गए और सरकार के बीच में और किसानों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ गया। सेकेंड पॉइंट आ जाता है रिलीफ टू फार्मर्स। फार्मर्स को रिलीफ मिला। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही थी, जो उनके साथ बुरा सलूक हो रहा था, उनको थोड़ा मतलब रिलीफ मिला। जमींदारी एवोल्यूशन हैज फ्रीड द फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द जमींदार्स। तो अब उनकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, जमींदार खत्म हो गए, बीच में से हट गए। द फार्मर्स नाउ रिलीव्ड ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय जमींदार्स फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जो भी उल्टी सीधी हरकतें करते थे जमींदार्स, वो सारी खत्म हो गई। थर्ड पॉइंट आ जाता है गवर्नमेंट ओनरशिप ओवर कॉमन लैंड। जो भी कॉमन लैंड है वो किसके हाथ में आ गया? सरकार के हाथ में आ गया, और सरकार ने विलेज पंचायत को दे दिया। ठीक है, ना कि उसका मालिकाना हक अब जमींदार के हाथ में, ऐसा नहीं है।
अर्लियर कॉमन लैंड ऑफ द विलेजेस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ जमींदार्स, पहले जमींदार कंट्रोल करता था कॉमन लैंड. ड्यू टू जमींदारी एबोल्यूशन दिस कॉमन लैंड हैज कम अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. अब जमींदारी सिस्टम खत्म कर दिया तो ये कॉमन लैंड सरकार का हो गया. दिस कॉमन लैंड इज हैंडेड ओवर बाय द गवर्नमेंट टू विलेज पंचायत्स फॉर कलेक्टिव बेनिफिट्स ऑफ ऑल विलेजर्स. तो विलेजर्स की बेनिफिट के लिए ये सारा जो कॉमन लैंड था, जो सरकारी लैंड था, वो सरकार ने विलेज पंचायतों को दे दिया. फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. अर्लियर neither the zamindars nor the cultivators took interest in improvement of agriculture land. तो ना ही जमींदार ने जोर मारा एग्रीकल्चर लैंड की जो क्वालिटी है या उसको बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड को, ना ही जो किसान है वो मारता था, क्योंकि उसकी खुद की जमीन तो होती नहीं थी. विद जमींदारी एवोल्यूशन द कल्टिवेटर्स हैव गॉट ओनरशिप राइट्स एंड हेंस टेक keen interest in land improvement which leads to increase in agriculture production. तो अब क्योंकि डायरेक्ट किसानों के हाथ में आ गई है जमीन, तो अब वो एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए पूरा जोर मारते हैं, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. अब आ जाता है इवैल्यूएशन. असल में क्या हुआ, इवैल्यूएट करते हैं कि पूरा का पूरा जो जमींदारी सिस्टम है उसमें खात्मा जो किया है, असल में हुआ क्या. एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स लैंड रिफॉर्म्स इन द कंट्री. तो लैंड रिफॉर्म्स को शुरुआती तौर पे लाने के लिए ये पहला स्टेप माना जाता है. ठीक है. ऑन अकाउंट ऑफ दिस एवोल्यूशन नाउ फार्मर्स हैज अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट. अब फार्मर का डायरेक्ट गवर्नमेंट से कांटेक्ट है लैंड रेवेन्यू देने के लिए, ना कि बीच में जमींदार को देगा और जमींदार आगे देगा. इट वाज एस्टिमेटेड दैट 1730 lakh hectares of land was acquired from the zamindars, मतलब intermediaries, and as a consequence about 2 crore tenants bought into direct relationship with the government. Sorry. तो इसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 1730 लाख हेक्टेयर जो लैंड है उसको एक्वायर किया गया जमींदार से, और तकरीबन 2 करोड़ टेनेंट्स को जो है डायरेक्ट ओनरशिप में लाया गया. अब उनको ओनरशिप मिल गई जमीन की. ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. गवर्नमेंट नॉट ओनली कलेक्ट्स लैंड रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू बट ऑल्सो प्रमोट्स वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स एंड परस्यूज पॉलिसीज लीड टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. तो इससे ये नहीं हुआ कि सरकार को लैंड रेवेन्यू भी मिल गया और किसानों को जमीन भी मिल गई, और ये सारी पॉलिसीज जो हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए भी फेवरेबल रही, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ गई. हाउएवर एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी हैज आल्सो इट्स एडवर्स इफेक्ट्स. इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं. कैसे? जमींदार taking advantage of the provision of the self cultivation had evicted the tenants from the land. तो क्योंकि इस पे कंडीशन थी कि वो जमीन जिस पे जमींदार खुद काम कर रहा है उसको छोड़ दिया जाएगा, अगर टेनेंट से काम करा रहा है तो वो जमीन जब्त कर ली जाएगी. तो जमींदारों ने रातों रात सारे के सारे जो टेनेंट्स हैं उनको खाली करा दिया और सरकार को दिखा दिया, देखो जी मैं तो खुद ही काम कर रहा हूँ. समझ की बात? आपको पता है ना, कानून पहले बनता है, उसको तोड़ने के तरीके उससे पहले बन जाते हैं. दस जमींदारी कुड नॉट बी कंप्लीटली एबॉलिश. तो इस तरीके से पूरी तरीके से जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश नहीं कर पाई सरकार. अकॉर्डिंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स between 1947 and 1956 all intermediaries were abolished, but as a matter of fact only legislations have been enacted and there are so many loopholes therein that several difficulties are coming into in the way of their implementation. सरकारें कहती हैं कि 1947 से 56 तक सारे इंटरमीडिएरीज खत्म कर दिए थे और कानून बना दिए, मगर कानून के इतने लूप होल्स थे, जैसे ये कहना कि भाई जमींदार अगर खुद अपनी जमीन पे काम करता है तो जितनी मर्जी जमीन रख सकता है, तो उसने रातों रात खाली करा दिया और अपनी जमीन पे खुद ही कंट्रोल रखा, तो ये भी तो लूप होल ही हुआ ना. तो जितना इफेक्टिवली होना चाहिए था काम उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाया. तो ये था आपका लैंड रिफॉर्म्स का पहला जो पार्ट है, दैट इज एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. तो सेकंड लैंड रिफॉर्म आ जाता है टेनेंसी रिफॉर्म्स. वेरी इंपॉर्टेंट कि जो किराएदार रखें उस सिस्टम में भी रिफॉर्म्स लेके आना. When the owner of the land does not cultivate his land himself but gets it cultivated by the tenants, then such system is called tenancy system. जब मालिक, जो जमीन का मालिक है, वो खुद काम नहीं करता बल्कि किराए पे जमीन दे देता है, और किराए पे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो काम करते हैं और उसको किराया देते हैं जो जमीन का मालिक है, इस सिस्टम को टेनेंसी सिस्टम कहा जाता है. इन इंडिया अबाउट 40% ऑफ द एग्रीकल्चर इज अंडर दिस सिस्टम. तकरीबन 40% लोग टेनेंट्स के तरीके से एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू 1980 सेंसस इन इंडिया 5.1 करोड़ पीपल हैव नो लैंड ऑफ देयर ओन. तकरीबन 5.1 करोड़ लोग थे 1980 की बात मैं बता रहा हूँ जिनके पास जमीन नहीं थी. दे वर्क ऑन
अदर्स लैंड, वो दूसरों की जमीनों पे काम करते थे, दे आर कॉल्ड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, उनको लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स कहा गया है, ठीक है। अब आ जाता है काइंड्स ऑफ टेनेंट्स। टेनेंट्स के कितने काइंड्स थे? टेनेंट्स आर ऑफ थ्री काइंड्स। नंबर वन, ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। तो ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स कौन से हैं? सच टेनेंट्स एंजॉय हेरिडेटरी राइट्स टू कल्टीवेट लैंड। के फॉर एग्जांपल मेरे फादर ने जमीन ली किराए पे, ठीक है, वो खत्म हो गए या गुजर गए या फिर उनकी डेथ हो गई, उसके बाद मैं ले लूंगा, मेरे बाद मेरा बच्चा। तो ये ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स थे जो पुश्तैनी तौर पे किराएदार थे, समझ गए बात, जिनकी पुश्तें ही किराएदार थी। सो लॉन्ग एज दे पे रेंट रेगुलरली दे कैन नॉट बी एविक्टेड, तो जब तक वो रेंट दे जा रहे हैं उनको खाली नहीं कराया जा सकता। सच टेनेंट्स गिव द लैंड ऑन लीज, जो ऐसे टेनेंट्स हैं वो लैंड को फर्दर लीज पे भी दे सकते हैं या मॉर्टगेज मतलब गिरवी भी रख सकते हैं, एंड कैन इफेक्ट परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑन इट। तो वो परमानेंट इंप्रूवमेंट भी जमीन पे कर सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है वो सदियों से उस लैंड पे ही है, उनकी कई पुश्तें हैं और उनको उस लैंड से निकाला नहीं जा सकता, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स और टेनेंट्स एट विल। इसमें कौन से आ जाते हैं? दीज टेनेंट्स हैव नो राइट ऑन लैंड, इन टेनेंट्स का जमीन के ऊपर कोई राइट नहीं है। द जमींदार कैन एविक्ट देम एट एनी टाइम एट हिज स्वीट विल एंड ऑल्सो कैन रेज देयर रेंट एट एनी टाइम। तो इन इन टाइप के जो टेनेंट्स हैं उनको किराएदार हैं, उनको कभी भी निकाला जा सकता है और कभी भी उनका किराया बढ़ाया जा सकता है। इन टाइप के टेनेंट्स के पास कोई राइट्स नहीं होते। नेक्स्ट आ जाता है सब टेनेंट, कि भाई किराएदार ने फर्दर किराए पे दे दिया किसी और को। When an occupancy tenant does not cultivate the land himself and gives the same on rent to other cultivators, then such cultivators are called subtenants. तो मान लो मेरे को जमीन मिली थी, मैं ऑक्यूपेंसी टेनेंट हूँ, जो फर्स्ट पॉइंट था, मैंने फर्दर किसी और को किराए पे दे दी, तो उसे सब टेनेंट कहा जाएगा, ठीक है। नाउ ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, सॉरी, नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स एंड सब टेनेंट्स लीड लीड अ मिजरेबल लाइफ एज दे कैन बी एविक्टेड एट एनी मोमेंट। तो उनसे भी कभी भी खाली कराया जा सकता है, कभी भी जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स है वो आके कहेगा जमीन खाली कर दे भाई, ठीक है, उनके भी जो है कोई राइट्स वगैरह नहीं थे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे 20% ऑफ द टोटल कल्टिवेबल लैंड इज अंडर दिस काइंड ऑफ कल्टिवेशन। तो आउट ऑफ 40% 20% जो था वो जो सब टेनेंट्स हैं उनके हाथ में था, जिनको कभी भी निकाला जा सकता है। तो फीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ रिफॉर्म्स इन टेनेंसी सिस्टम। तो टेनेंसी सिस्टम में जो रिफॉर्म्स आए उसके क्या फीचर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। टेनेंसी सिस्टम इन इंडिया हैज बीन प्रिविलेंट सिंस लॉन्ग, तो काफी पुराने जमाने से चलता आ रहा है। स्पेशल लेजिस्लेटिव मेजर्स हैव बीन टेकन टू रिफॉर्म द सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद, जब 1947 के बाद स्पेशल जो है कानून बनाए गए जिससे कि इसको कंट्रोल किया गया, इसके अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसको खत्म किया गया। द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दीज मेजर्स आर एज फॉलोज। तो नंबर वन आ जाता है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट को फिक्स कर दिया गया कि भाई इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज नो लेजिस्लेशन टू डिटरमिन द रेंट। तो आजादी से पहले जब हमारे पर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे कोई कानून नहीं था कि इतना ही रेंट होना चाहिए। जमींदार यूज्ड टू डिटरमिन द रेंट अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन, जैसे उसका मन करता था जमींदार का वैसे सेट कर लेते थे रेंट। मोस्टली द रेट ऑफ रेंट यूज्ड टू बी बिटवीन 50 to 75% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। जितना भी टोटल माल बनेगा उसका 50 से 75% फिक्स कर दिया जाता था। अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इनकम ऑफ द कल्टिवेटर वेंट टू लैंड ओनर बाय वे ऑफ रेंट। तो रेंट के थ्रू काफी जो इंपॉर्टेंट जो इनकम है जो कल्टीवेटर की, वो तकरीबन 50 to 75% वो सारी की सारी किसकी जेब में चली जाती थी? जमींदार या लैंड ओनर की जेब में। सो कल्टीवेटर्स पावर टू सेव वाज रिड्यूस। तो कल्टीवेटर के पास पैसे नहीं बचते थे, सारा तो लैंड रेवेन्यू दे देगा तो पैसा क्या बचेगा। नीदर ही हैड द कैपेसिटी टू इफेक्ट इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर नॉर हैड ही एनी इंटरेस्ट इन सच एन एक्टिविटी। तो जब सारा पैसा लैंड ओनर या जमींदार ले जाएगा तो वो जो इम्प्रूवमेंट कैसे करेगा? एग्रीकल्चर की जो जमीन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा और कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं है। इट वॉज देयरफॉर वेरी मच डिजायरेबल दैट अ रीजनेबल लिमिट ऑफ रेंट बी फिक्स्ड। इसलिए सरकार ने सोचा कि भाई एक लिमिट फिक्स कर देते हैं कि इससे ज्यादा रेंट नहीं होगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशंस रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम रेंट हैव बीन एनेक्टेड। तो कानून पास किया गया, इसके अंदर क्या हुआ? द टोटल अमाउंट ऑफ रेंट वाज has been fixed between 25% to 33% of the total produce। तो जितना भी टोटल प्रोड्यूस होगा उसका 25% से लेकर 33.3% से ज्यादा रेंट नहीं हो सकता। तो रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट को फिक्स कर दिया गया कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि भाई रातों रात खाली नहीं करा सकते,
समझ की बात। इनसिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज अ बिग हर्डल इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मान लो मैं एग्रीकल्चर के लैंड में कोई इंप्रूवमेंट करता हूँ और जमीन को प्रॉपर उपजाऊ बनाता हूँ या कोई काम करता हूँ या उस पर इरिगेशन फैसिलिटी देता हूँ और रातों रात मेरे को खाली करा दिया जाए, तो ये तो मैं नहीं करूंगा ना। मैं कहूंगा मेरे को क्या जरूरत है किसी और की जमीन पे इतना काम करने की। फॉर वांट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर द कल्टिवेटर pays little attention to supervision of land, digging of wells or tubewells and construction of embankment। तो ये जो जमीन की इंप्रूवमेंट करनी या कुएं खोदने या फिर हैंड पंप लगाना वगैरह वगैरह उस पर जोर ही नहीं देगा। वो कहेगा मेरी जमीन ही नहीं है, मेरे से कभी भी खाली कराया जा सकता है। इट अफेक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एडवर्सली। तो इससे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के ऊपर काफी बुरा असर पड़ता था। फॉर सोशल जस्टिस एंड इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज मस्ट। तो ये कम से कम टेनेंट को ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई उसको कितने साल उसको रखना है। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर काफी इंपॉर्टेंट था कि उसे रातों रात खाली ना कराया जाए। मेनी स्टेट्स हैव पास द लॉज इन रिस्पेक्ट एक्सेप्ट स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश एटसेट्रा। तो कई स्टेट्स ने इसके ऊपर लॉ पास किया, मगर हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश और कई और हैं, उन्होंने ये लॉ मतलब पास नहीं किया। द मेन फीचर्स ऑफ लॉज पास्ट फॉर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आर, इसमें क्या क्या आते हैं। टेनेंट्स शुड नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम लैंड अनलॉफुली, कि भाई अनलॉफुल तरीके से जो किराएदार है उसको खाली नहीं कराया जाएगा, ठीक है, जमीन से। बी, अ लैंड ओनर कैन रिज्यूम लैंड फॉर सेल्फ कल्टिवेशन ओनली। अगर वो खाली कराता है लैंड ओनर तो वो अपनी खुद की कल्टीवेशन के खुद सेल्फ कल्टीवेट करने के लिए करा सकता है, खाली करा के किसी और को जो है रेंट पे नहीं देगा। सी, इवन even where resumption is permitted, a minimum size of land holdings या holdings also to be left with tenant। अगर वो खाली कराना भी चाहता है तो कुछ मिनिमम जमीन तो टेनेंट के पास छोड़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे जो अपनाए गए ताकि जो किसान जो रेंट पे जमीन लेके रह रहा है उसकी मतलब एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। तीसरा इसमें पॉइंट आ जाता है राइट ऑफ ओनरशिप फॉर टेनेंट्स। जो टेनेंट्स है जब तक रेंट देंगे तब तक ओनर बने रहेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म इज लैंड टू द टिलर ऑफ द सॉइल। तो मेन जो लैंड रिफॉर्म्स का मकसद था कि जमीन उसको मिले जो असल में काम कर रहा है। लॉज हैव बीन पास्ड इन ऑल स्टेट्स इन दिस रिस्पेक्ट। इस रिस्पेक्ट में इस काम के लिए जो है डिफरेंट लॉज डिफरेंट स्टेट्स ने पास किए। इन सम स्टेट्स सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स हैज बीन फिक्स्ड। सीलिंग फिक्स की गई कि इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। ओनरशिप ऑफ लैंड अबव द सीलिंग लिमिट इज ऑटोमेटिकली वेस्टेड विद द टेनेंट ऑन पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, कि टेनेंट को कंपनसेशन देनी पड़ेगी और वो जमीन उसकी जेब में चली जाएगी, ठीक है। तो ये भी रूल्स पास किए गए। जो ये सीलिंग और लैंड होल्डिंग्स है वो भी मैंने आगे इसी वीडियो में डिस्कस किया हो गया। तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है कंपनसेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑन लैंड। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट करता है लैंड में तो टेनेंट को कंपनसेट किया जाना चाहिए। इफ इन फ्यू स्टेट्स legislations were enacted for the payment of compensation for a permanent improvement affected on land such as digging of wells, planting of trees, construction of farmhouse और embankment etc etc। अगर किसी भी जमीन में कोई परमानेंट अगर इम्प्रूवमेंट की जाती है टेनेंट के थ्रू, जैसे कोई हैंड पंप लगा लिया या वेल्स डिग कर लिए या कोई पेड़ उगा दिए या कोई जमीन को फ्लैट कर दिया या फिर आसपास बाड़ लगा दी, ये सारे के साथ जो परमानेंट इंप्रूवमेंट्स हैं इनके लिए कंपनसेट किया जाएगा टेनेंट्स को, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है रेमिशन ऑफ रेंट इन द इवेंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। व्हेन गवर्नमेंट रिमिट्स लैंड रेवेन्यू टू द लैंडलॉर्ड, द लेटर टू विल हैव टू रिमिट द रेंट टू द कल्टिवेटर। सिंपल वर्ड्स में अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ ऐसे हो गया, तो सरकार जब लैंड रेवेन्यू माफ कर रही है तो फिर ये जो लैंड ओनर्स हैं इन्होंने अगर किराए पे दी हुई जमीन जिसको, उसको भी माफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे उस टाइम पे। नेक्स्ट आ जाता है चेक ऑन फोर्स्ड लेबर, जिसको बेगारी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये नहीं कि आपने किसान को किराए पे दी है जमीन और उससे जबरदस्ती उसको उसके खेत में तो काम कर ही रहा है, उसको जबरदस्ती कह रहे हो कि अगर तेरे को ये जमीन किराए पे चाहिए तो मेरे खेत में भी काम करना पड़ेगा। तो फोर्स्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। रिसीविंग द प्रेजेंट क्या लिखा मैंने, रिसीविंग द प्रेजेंट्स फ्रॉम द कल्टिवेटर्स और सब्जेक्टिंग देम टू फोर्स्ड लेबर बाय द लैंडलॉर्ड्स वाज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल, ठीक है। या तो उनसे जो प्रेजेंट्स लेना, ठीक है, वो भी किसान से जो प्रेजेंट्स लेते थे जमींदार के, भाई ये तो अपनी मर्जी से प्रेजेंट दे रहा है हमें, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। और फोर्स लेबर भी नहीं कराई जाएगी किसानों से, जो जमींदार हैं वो अपने खेतों में काम नहीं करा सकते, ठीक है, जबरदस्ती। नेक्स्ट है एग्जम्पशन फ्रॉम अटैचमेंट। इफ अ कल्टिवेटर डिफॉल्ट्स इन द पेमेंट ऑफ रेंट, अगर कोई भी कल्टिवेटर रेंट नहीं दे पाता, द लैंडलॉर्ड कैन नॉट गेट हिज कैटल, इम्प्लीमेंट्स एंड स्टैंडिंग क्रॉप्स अटैच्ड थ्रू अ डिक्री ऑफ कोर्ट।
तो ऐसा नहीं होगा कि अगर रेंट नहीं दिया तो सारी की सारी चीज़ें हथिया दी, या रेंट ना देने पे जितनी भी कैटल है या ट्रैक्टर है या कुछ भी है वो जो ज़मींदार है उसने ज़ब्त कर ली, तो अटैचमेंट नहीं कर पाएगा वो किसी भी चीज़ की। समझ गए बात? तो अब इस सिस्टम को इवैल्यूएट करते हैं कि असल में क्या हुआ। टेनेंसी रिफॉर्म्स हैड अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इन रिफॉर्म्स का इंडियन एग्रीकल्चर पे काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। पासिंग द लॉज रिगार्डिंग द फिक्सेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द कल्टिवेटर्स एटसेट्रा हैड अ फेवरेबल इफेक्ट। तो ये सारे काम करने से जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है उस पर फेवरेबल इफेक्ट पड़ा। हाउएवर, इवन these reforms have some defects. इन रिफॉर्म्स में भी कुछ डिफेक्ट्स थे। क्या? फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ द लैंड कंटिन्यूज टू बी क्वाइट हाई। तो रेंट अभी भी काफी हाई था। 25% टू 33% वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी हाई, क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी। बी, लैंडलॉर्ड्स हैव रिज्यूम्ड लैंड बाय एविक्टिंग टेनेंट्स ऑन द प्ली ऑफ सेल्फ कल्टिवेशन। उन्होंने ये कह दिया, जो लैंड लॉर्ड्स थे उन्होंने कह दिया हमने खुद ने जो है कल्टीवेट करनी है, इसलिए खाली कर दो। तो जब भी ये क्लॉज लाया गया कि अगर खुद के लिए यूज करना चाहते हो तो ही खाली करा सकते हो, तो हर एक बंदे ने जिसने खाली कराना था उसने कह दिया मैंने तो अपने लिए खाली कराना है, मैंने तो खुद सेल्फ कल्टीवेट करना है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, they do not cultivate such land themselves but give the same to others for cultivation on the basis of crop sharing। तो वो ये कहते थे कि भाई हम रेंट पे नहीं दे रहे, वो किसी और को दे देते थे और उससे क्रॉप शेयर कर देते थे कि भाई जितना भी बना आधा तेरा आधा मेरा। समझ की बात? तो ये एक लूप होल था। सी पॉइंट इसमें आ जाता है, द प्रोविजन ऑफ मेकिंग टेनेंट्स भूमिदर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको जमीन देने का जो प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था। हेंस इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द टेनेंट टू गेट द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड। तो काफी मुश्किल हो जाता है कि जो टेनेंट है वो ओनर बन जाए, ये कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा थी। डी पॉइंट आ जाता है, टेनेंसी रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन फुली एनफोर्स। तो ये रिफॉर्म्स पूरे के पूरे कंट्री में फुली जो है एनफोर्स लागू नहीं करवाए जा सके। ई पॉइंट आ जाता है, फॉर वॉन्ट ऑफ अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स it has become very difficult for the tenants to assert their right to ownership of the land। तो अगर उन्होंने अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स करवाने हैं कि अपने नामों पे जमीनें चढ़ानी है या कुछ करना है, तो ये प्रोसेस ही इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता था कि जो असल में काम कर रहा है उसके लिए जो कहते हैं, एक कहावत है कि जो प्रोसेस है वही सफरिंग के बराबर है। तो प्रोसेस इतना लेंथी था कि वो कहते भाड़ में गया, अनपढ़ लोग थे, उनको कुछ पता पुता था नहीं, अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स नहीं करवा सके, उनके नाम पे नहीं चढ़ सकी, बाद में उनको प्रॉब्लम हुई। ठीक है। तो थर्ड लैंड रिफॉर्म अब आ जाता है, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। कि लैंड होल्डिंग्स की जो सीलिंग लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, फिक्स कर दी जाए। उससे ज्यादा जिसके पास जमीन होगी वो सरकार जब्त कर लेगी और लैंडलेस फार्मर्स में डिवाइड कर देगी। तो इसको डिस्कस करते हैं। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स इंप्लाइज फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ होल्डिंग्स एंड टू टेक अवे सरप्लस लैंड इफ एनी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग अदर्स। तो एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड फिक्स की जाएगी, अगर उससे ज्यादा है, सरप्लस में है, तो सरकार वो अपने पास जब्त कर लेगी और जो लैंडलेस फार्मर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। Land over and above the ceiling limit called surplus land is taken from the landlord on the payment of compensation। तो लैंडलॉर्ड को कुछ कंपनसेशन दी जाएगी। ठीक है। दिस सरप्लस लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्मॉल फार्मर्स, टेनेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, और इट इज हैंडेड ओवर टू विलेज पंचायत और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। तो ये जो फालतू जमीन है ये स्मॉल फार्मर्स को, टेनेंट्स को, या जो लैंडलेस फार्मर्स है उनको, या विलेज पंचायत को, या कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज को दे दी जाएगी। ठीक है, उनको हैंड ओवर कर दी जाएगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स आर, मेन मकसद क्या थे सीलिंग लगाने के? ए, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड यूज द लैंड सो एज टू प्रोवाइड सोशल बेनिफिट टू ऑल। ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनको खत्म करना और सोशल बेनिफिट्स सबको प्रोवाइड कराना, जो गरीब हैं उनको भी फैसिलिटेट करना ताकि उनके पास भी जमीनें आ जाएं। बी, टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इनकम से ये जो इनइक्वालिटीज हैं इसको खत्म करना। सी, टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू एग्रीकल्चरल लेबरर्स। एग्रीकल्चर लेबरर्स के पास खुद की जमीन होगी तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके और अच्छा काम करेंगे। एंड डी, टू सेटिस्फाई डिजायर टू ओन लैंड। तो हर एक की एक डिजायर होती है कि उसके पास जमीन हो, इस डिजायर को सेटिस्फाई करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स इज ऑफ टू काइंड्स। तो सीलिंग दो काइंड्स की थी। पहला, सीलिंग ऑन एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स। इसमें क्या है? इन दिस केस सीलिंग इज इम्पोज्ड ऑन द प्रेजेंट होल्डिंग्स। जो प्रेजेंट होल्डिंग्स है, अभी की जो होल्डिंग्स है उसके ऊपर लगाई जाएंगी। लैंड अबव द सीलिंग लिमिट इज डिक्लेयर्ड सरप्लस एंड टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स है उनके ऊपर देखा जाएगा कि आपके पास इतनी फालतू जमीन है और फालतू जमीन को सरकार, सरप्लस जमीन को सरकार अपने पास ले लेगी। सेकंड आ जाता है सीलिंग ऑन फ्यूचर एक्विजिशन ऑफ लैंड, कि फ्यूचर में आप इससे ज्यादा जमीन नहीं ले सकते।
Under it, ceiling is fixed on land that an individual or a family may acquire in future with a view to enlarging his existing holdings. तो अपनी existing holdings को enlarge करने के लिए फ्यूचर में आप इससे ज्यादा जमीन नहीं ले सकते, ये दूसरे टाइप की सीलिंग लाई गई थी। ठीक है, अब एग्जम्पशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जम्पशन। अगर आप एग्जम्पशन सुन लोगे ना, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे कि भाई सीलिंग लगाई मगर एग्जम्पशन इतनी ज्यादा है कि हर जमींदार कहेगा तो कि मैं तो अपनी जमीन को यही कर रहा हूँ। Planning Commission had recommended exemptions from ceiling laws and several types of holdings during second 5 year plan period. तो second 5 year plan period में जो प्लानिंग कमीशन है उसने कई exemptions दी कि अगर ये काम कर रहे हो तो आपकी जमीन सरप्लस जब्त नहीं की जाएगी। The objective of these exemptions was to insulate the efficiency and productivity of agriculture for the ill effects of ceiling. तो इसका मेन मकसद यही था कि एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े एग्रीकल्चर की, और जितने भी बुरे असर है सीलिंग के वो खत्म हो जाएं। ठीक है, द टाइप्स ऑफ लैंड एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, सीलिंग लॉज वर, नंबर 1, टी, कॉफी एंड रबर प्लांटेशन। अगर आप टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन या रबर प्लांटेशन करते हो तो आप जितनी मर्जी जमीन रख सकते हो। तो जहां जहां पे ये प्लांटेशन होती थी उनके जमींदार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सेकंड, ऑर्चर्ड्स। अगर आप ऑर्चर्ड्स करते हो, ऑर्चर्ड्स खोलते हो या ऑर्चर्ड्स, एप्पल ऑर्चर्ड्स वगैरह हैं आपके, तो उसके लिए भी जितनी मर्जी जमीन रख सकते हो। तो जिनका ये काम था उनके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ा। थर्ड आ जाता है फार्म्स फॉर कैटल एंड शीप रेयरिंग फॉर द पर्पज ऑफ गैदरिंग वूल। अगर वूल को गैदर करने का काम करते हो और उसके लिए आप कैटल एंड शीप रेयरिंग का काम करते हो, कैटल को पालते हो या शीप को पालते हो, तो तब भी आप जितनी मर्जी जमीन रख सकते हो। ठीक है, सबने बाकियों ने ये काम शुरू कर दिया ताकि उनसे जमीनें ना छीनी जाएं। शुगर केन फार्म्स अटैच विद शुगर मिल्स। अगर शुगर मिल आपने खोल ली और उसके साथ जमीन रख ली तो आप जितनी मर्जी जमीन रख सकते हो गन्ने की खेती के लिए। तो ज्यादातर जमींदार या जो लैंड ओनर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने ये काम भी शुरू कर लिया। फिफ्थ आ जाता है एफिशिएंटली मैनेज्ड लार्ज साइज फार्म्स विद लार्ज, यहाँ लार्ज लिखना था, विद लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड देयर। अगर आपका लार्ज साइज फार्म है और वो एफिशिएंटली मैनेज्ड है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मैकेनाइजेशन के तौर तरीके अप्लाई किए हुए हैं और वो एफिशिएंट है, सरकार देखेगी, असेस करेगी तो छोड़ देगी कि भाई ठीक है आप अच्छी तरह काम कर रहे हो तो करते रहो। एंड फिफ्थ, लैंड बिलोंगिंग टू चैरिटेबल ट्रस्ट। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट के पास ज़मीन है वो भी जितनी मर्जी छोड़ दो। तो सारे ज़मींदारों ने या तो ट्रस्ट बना ली या ग्रेजिंग लैंड शो कर दिया या फिर एफिशिएंटली मैनेज शो कर दिया। तो बहुत कम लोगों से ज़मीन जो है सरकार ने कन्फिस्केट की। The list of exemptions were quite long. ये इतनी लंबी लिस्ट बना दी थी। The new policy of 1972 मैं उल्टा बोल गया। In the new policy of 1972, the number of exemptions was considerably reduced. तो 1972 में ये exemption को कम कर दिया गया। Under it, mechanized farms, large land belonging to private trusts, etc. are no longer ऑन द एग्जाम्पशन लिस्ट। तो इनको एग्जाम्पशन लिस्ट से खत्म कर दिया गया क्योंकि सारे के सारे लोग यही एग्जाम्पशन दिखा दिखा के जमीनें दे ही नहीं रहे थे। Thus, under the new policy, a larger surplus of land may be expected. तो अब larger surplus land हो जाएगा तो वो और ज़्यादा जो है confiscate कर सकती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट confiscate करेगी तो किसानों में भी डिवाइड होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनके बीच में। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स के? एडवांटेजेस क्या हैं? अब हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे कि फ़ायदे क्या हुए सीलिंग लगाने से। मेन आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स आर एज फॉलोज। नंबर 1, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। लैंडलेस फार्मर को लैंड मिल गया तो इनइक्वालिटीज तो कम होंगी। सप्लाई ऑफ लैंड बीइंग लिमिटेड एंड इट्स डिमांड बीइंग अनलिमिटेड, इट बिकम्स imperative that land should be divided among larger number of people. तो जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो लिमिटेड है और लैंड की डिमांड अनलिमिटेड है, तो इससे ये हुआ कि जो ज़मीन है वो लार्जर नंबर ऑफ पीपल के जो जिनके पास ज़मीन ही नहीं है उनको भी डिवाइड कर देंगे तो जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। व्हेन ऑल द फार्मर्स गेट सेम लैंड, इनइक्वालिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड विल बी रिड्यूस्ड। वही बात जो मैंने पहले की थी कि सबको ज़मीनें बांट देंगे तो इनइक्वालिटीज़ कम हो जाएंगी। एग्रीकल्चर बीइंग द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन विलेजेस, देयर विल बी रिडक्शन इन द इनकम इनइक्वालिटीज़ एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ एज वेल। तो अगर किसानों को विलेजेस में ज़मीनें बांट देंगे जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं और ज़मीनों से ही कमाई करते हैं वो, तो इनकम इनइक्वालिटी भी जो है वो थोड़ी बहुत करेक्ट हो जाएगी और जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन अमंग द विलेजेस बिकॉज इट इज
among the because it is among the equals that cooperation succeeds the most. जब सबके पास जमीनें होंगी, सब इक्वल होंगे, तो कॉपरेशन भी अच्छी होगी. अगर इनइक्वालिटीज होती हैं तो कॉपरेशन भी नहीं होती. इट विल हेल्प टू डेवलप कोऑपरेटिव फार्मिंग. इससे कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, बिकॉज द लैंड मेड अवेलेबल आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग कैन बी कल्टिवेटेड ऑन कोऑपरेटिव बेसिस. तो वो आपस में कोऑपरेटिव बेसिस पे भी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के भी वो फार्मिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे आपस में कोऑपरेशन भी बढ़ेगी. तीसरा आ जाता है इंक्रीज इन कल्टिवेटेड एरिया. वेरी इंपॉर्टेंट. लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू बिग जमींदार्स रिमेन अनकल्टिवेटेड. पहले जमींदारों के पास इतनी जमीन होती थी कि वो काफी सारी जमीन तो कल्टीवेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि जमीन ही इतनी ज्यादा होती थी. when this land will be handed over to landless laborers consequent upon sealing on land holdings, it will be bought under cultivation. तो अब वो जमीन जो अनकल्टिवेटेड रहती थी जमींदारों के पास, अब अगर वो लैंडलेस फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी तो वो कोई ना कोई काम तो करेंगे उसके ऊपर, तो कल्टीवेशन के लिए एरिया बढ़ जाएगा. एज अ रिजल्ट द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री विल इंक्रीज. इससे जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है वो भी बढ़ जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है मोर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन ज्यादा होगी. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड विल एनकरेज इंटेंसिव कल्टीवेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. अब जो जमीनें पहले फ्री पड़ी थी उन पे कोई ना कोई काम होगा, उस पर अच्छे तरीके से काम होगा, और खुद की जमीन होगी तो वो और जोर लगा के काम करेंगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगी. ओल्ड land owners will also practice intensive cultivation as they will be left with less land than before on account of sealing on land holdings. तो जो पुराने लैंड ओनर्स थे उनके पास भी अब कम जमीन रह गई है, तो वो वेस्टेज कम से कम करेंगे और मॉडर्न तरीके से काम करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तो उनके पास पहले से कम जमीन है. Farm management studies conducted in India testified that small farms yielded more production per hectare. तो ये फार्म मैनेजमेंट स्टडीज हुई थी इंडिया में, वो टेस्टिफाई करती हैं, वो गवाही देती हैं कि भाई जितने भी स्मॉल जो फार्म्स थे उनकी पर हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी बनिस्बत लार्ज फार्म्स. ठीक है, तो इसके ऊपर अलग से भी एक टॉपिक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्म साइज, या फार्म साइज प्रोडक्टिविटी, ऐसे करके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अलग से पूरा का पूरा चैप्टर है. इट इज सो बिकॉज फैमिली मेंबर्स देमसेल्व्स कल्टीवेट स्मॉल फार्म्स. क्योंकि खुद काम करते थे, किसी और को हायर नहीं करना पड़ता था, तो मन लगा के अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ती थी. फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. जो बेचारे वेले बैठे हैं उनको भी जमीन मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी. फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट. इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है. ठीक है, लैंडलेस फार्मर्स विल गेट लैंड टू कल्टीवेट ऑल द ईयर अराउंड. तो लैंडलेस फार्मर्स को जमीन मिल गई ताकि वो पूरे साल काम कर सकें उसके ऊपर. फर्दर देयर विल बी मोर डिमांड फॉर गुड्स ओइंग टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ द फार्मर्स. तो अब फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो वो गुड्स की डिमांड भी ज्यादा करेंगे. टू मीट द इंक्रीज डिमांड मोर लेबरर्स विल हैव टू बी एम्प्लॉयड. अब ज्यादा डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा लेबरर्स लगाए जाएंगे, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक साइज ऑफ होल्डिंग्स. जिनके पास कम जमीन थी उनके पास ज्यादा होगी, जिनके पास ज्यादा थे उनके पास कम होगी. एक ऐसा वायबल सा साइज हो गया जिससे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़े. Land declared surplus consequent upon sealing on land holdings will be distributed among small farmers, turning their holdings into economic holdings. तो जो भी सीलिंग के अंडर लैंड जो आया गया, मतलब सरकार ने जो सरप्लस लैंड जब्त किया वो लैंडलेस फार्मर्स या जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से उनकी होल्डिंग्स इकोनॉमिक हो गई. अब उस पर अच्छा काम हो सकता है. अकॉर्डिंग टू सुब्रमण्यम, एक्स प्लानिंग मिनिस्टर, even 1 hectare of the land is also an economic holding these days on account of improvement in the agriculture technique. तो एग्रीकल्चर टेक्निक को इम्प्रूव जब से किया है, इवन 1 हेक्टेयर भी अगर किसी किसान को मिलता है तो उसे भी इकोनॉमिक साइज ऑफ होल्डिंग कहा जाएगा, क्योंकि वो 1 हेक्टेयर पे भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है. Hence, small size of holdings due to sealing will not have any adverse effect on agriculture production. तो स्मॉल साइज के होने से भी इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता. अगर कुछ ज्यादा ही कम जमीन थी तो उसके पास थोड़ी ज्यादा कर दी गई, और कुछ ज्यादा थी उसको काट करके जो लैंडलेस है उनको दे दी गई. फिर 7th पॉइंट आ जाता है डिक्रीज इन क्लास स्ट्रगल. अमीर गरीब के बीच में स्ट्रगल कम हो गया क्योंकि गरीबों को भी जमीन मिल गई. विद रिडक्शन इन इनइक्वालिटी अमंग द विलेजेस, पॉसिबिलिटी ऑफ क्लास स्ट्रगल विल बी मिनिमाइज्ड. तो जो क्लास स्ट्रगल है रिच और पुअर के बीच में वो कम से कम हो गया. दे विल लिव विद पीस एंड हार्मनी. आपस में वो अब भाईचारे से और पीसफुल तरीके से रहने शुरू हो गए. ठीक है, अब इवेल्युएट करते हैं कि असल में क्या हुआ. ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स रफली 160 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड वाज लाइकली टू बी मेड अवेलेबल एज सरप्लस लैंड. तो 160
लाख हेक्टेयर लैंड सरप्लस लैंड डिक्लेयर हुआ. However, only 73.5 lakh hectare of land has been declared surplus. Out of it, 54.03 lakh hectare have been distributed among the landless farmers. तो 160 लाख हेक्टेयर जो लैंड था, ठीक है, सीलिंग के अंडर आया, उसमें से सिर्फ 73.5 लाख हेक्टेयर ही जो है डिक्लेयर किया गया सरप्लस, और उसमें से भी 54.03 लाख हेक्टेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अमंग लैंडलेस फार्मर्स. Thus the progress इन दिस डायरेक्शन इज वेरी स्लो. जो प्रोग्रेस थी वो काफी स्लो थी, ठीक है, कम प्रोग्रेस आई. इन सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इंक्लूड्स हस्बैंड, वाइफ एंड 3 माइनर चिल्ड्रन. तो इसमें ये लाया गया कि एक फैमिली जिसके 3 बच्चे होंगे और हस्बैंड वाइफ वगैरह होंगे, तो उसको एक फैमिली की तरह डिस्कस किया गया. फॉर इंस्टेंस, इफ सीलिंग ऑफ 21 हेक्टेयर हैज बीन फिक्स्ड फॉर अ फैमिली, दैट फैमिली हैज से 2 मेजर चिल्ड्रन, then the family can hold 63 hectare of land, that is 21 hectare for family and 21 hectare of each major children. तो अब मान लो कि अगर फिक्स की गई है 21 एकड़ पूरी फैमिली के लिए, और ये कहा गया है कि अगर चिल्ड्रन मेजर है तो उनकी 21 एकड़ अलग होगी, तो इस तरीके से 63 एकड़ बन गई. फिर तो समझ के बाद, दिस इज क्वाइट अनजस्ट. तो ये तो अनजस्ट है. तो सारे के सारों ने अपनी एज बढ़ा बढ़ा के दिखानी शो कर दी ताकि उनकी जमीनें बच जाएं. ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ लैंड सीलिंग्स हैज बीन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड. ओवरऑल इतना अच्छा काम भी नहीं हुआ, ठीक है. मेयर पासिंग ऑफ लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स इज नॉट सफिशिएंट इन इंडिया. सिर्फ लॉ कानून को पास करना ही जो है वो क्या कहते हैं, कानून को पास कर दिया, यही सफिशिएंट नहीं है, उसको लागू भी तो करवाना था ना. इट इज इक्वली नेसेसरी टू क्रिएट सूटेबल एटमोस्फेयर टू एनफोर्स दीज लेजिस्लेशंस. इस कानून को लागू करवाने के लिए भी सूटेबल मेजर्स लेने चाहिए थे. फॉर इट नीदर द पॉलिटिकल एटमोस्फेयर in the country was favorable, nor the landless agricultural laborers and small farmers so organized and conscious as to get this law enforced effectively. ना ही political will थी, क्योंकि ज़्यादातर politicians जो हैं जमींदार ही होते हैं, उनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा होती हैं. दूसरी तरफ वो जो small farmers थे और जो agricultural laborers थे, वो आपस में इतने organized नहीं थे कि वो इसको अच्छे तरीके से लागू करवा पाएं. तो ये सिस्टम भी तकरीबन पार्शली सही रहा और बाकी फेल कर गया. नेक्स्ट फोर्थ आ जाता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. मतलब आपकी 10 जगह जमीन है मान लो, तो इकट्ठा करके एक जगह कर ली ताकि आप एक ही जगह पे अच्छे तरीके से काम कर सको, ठीक है. तो फार्म्स इन इंडिया आर नॉट ओनली स्मॉल इन साइज बट ऑल्सो लाई स्कैटर्ड. एक तो साइज ऑफ फार्म स्मॉल है और स्कैटर्ड है. एक जमीन यहाँ है, दूसरी जमीन 5 किलोमीटर दूर है, तीसरी कहीं और है, चौथी कहीं और है, ठीक है. अनलेस the farm is of reasonable size, farmer cannot make proper use of the resources. अगर फार्म साइज प्रॉपर साइज का, जो फार्म साइज एक रीजनेबल साइज की जमीन होगी, तभी तो आप ट्रैक्टर ट्रुक्टर खरीदोगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करोगे. In the interest of the progressive farming, it is essential that the farmer should be given one consolidation piece of land in lieu of his small and scattered holdings. तो ये देखा गया कि बजाय इसके कि उसकी 10 जगह पे किसान की जमीन हो, इकट्ठे करके एक ही जगह पे दे दी जाए उसको, ताकि वो अच्छे से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके, ठीक है. इस वजह से सरकार ने ये जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स है ये लेके आई. कन्वर्जन of many small and fragmented holdings into one or two big farms is called कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स. तो एक ही जगह इकट्ठा करना जमीन को, जो 4-5 जगह पे जमीनें हैं, ठीक है, उसको हम कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स कहते हैं. अब मेथड्स क्या थे कंसोलिडेशन के? 2 methods of consolidation have been adopted in India. Number 1, voluntary consolidation, जिसमें बंदे खुद कराना चाहते हैं. If the farmer agrees voluntarily to get his holdings consolidated, it is called voluntary consolidation. जब किसान खुद करवाना चाहता है तो उसे 10 जगह जमीन जो है, 5 जगह, 4 जगह, उसको इकट्ठा करके एक जगह कराना चाहता है, तो उसे वॉलंटरी कंसोलिडेशन कहा जाता है. द प्रोसेस ऑफ वॉलंटरी कंसोलिडेशन इन इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएटेड इन 1921 इन पंजाब बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो ये 1921 से शुरू हो गया था, बट इसको और अच्छे से लैंड रिफॉर्म्स के अंडर लाया गया. इट इज द बेस्ट मेथड एज नो प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन एनीबॉडी. ये बेस्ट मेथड इसलिए कि किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, अगर करवाना चाहते हो कराओ, नहीं कराना चाहते ना कराओ. द वर्क ऑफ कोऑपरेटिव कंसोलिडेशन डज नॉट लीड टू एनी डिस्प्यूट बट इट्स प्रोग्रेस इज वेरी स्लो. तो इसमें कोई डिस्प्यूट तो था नहीं, मगर इसकी जो प्रोग्रेस थी वो काफी स्लो थी. जमींदार यूजुअली क्रिएट हर्डल्स इन इट्स प्रोग्रेस. तो जमींदार जो है एक जगह इकट्ठी जमीन में करवाने में काफी रोड़े अटकाते थे, ताकि जो आम किसान है वो अपना अच्छे से काम ना कर पाए. समटाइम्स अ फ्यू ऑब्स्टिनेट फार्मर्स अपोज दिस स्कीम. तो कुछ अड़ियल फार्मर्स थे, उन्होंने भी स्कीम को अपोज किया. लॉज
फेवरिंग द वॉलंटरी कंसोलिडेशन हैव बीन पास्ड इन गुजरात, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो इन 3 स्टेट्स में ये वॉलंटरी कंसोलिडेशन के लॉज को पास किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है कंपल्सरी कंसोलिडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन कंसोलिडेशन इज मेड कंपल्सरी बाय लॉ, इट इज कॉल्ड कंपल्सरी कंसोलिडेशन। जब कानून ने कह दिया कि भाई करना ही करना है, तो उसको हम कंपल्सरी कंसोलिडेशन कहते थे। इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहला आ जाता है पार्शियल कंपल्शन। इसमें क्या होता है, अंडर इट if a majority of farmers in the village agree to get their holdings consolidated, then the rest of the farmers too will have to get their fragmented holdings consolidated according to the law। अगर मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स विलेज में कह देते हैं कि हमारे लैंड को कंसोलिडेट कर दो, एक जगह कर दो, तो बाकी जो बचे हुए फार्मर्स हैं उनको भी करवाना पड़ता था। ठीक है, इट वाज मध्य प्रदेश दैट टुक इनिशिएटिव इन पासिंग द फर्स्ट एक्ट इन 1993 इन दिस रिस्पेक्ट। इस रिस्पेक्ट में मध्य प्रदेश पहले आया और उसने 1993 में एक्ट पास किया कि अगर मेजॉरिटी बंदे मान रहे हैं तो जो माइनॉरिटी जो बंदे हैं उनको भी वो फॉलो करना ही पड़ेगा। इन 1936 अ सिमिलर एक्ट वाज पास्ड इन पंजाब। पंजाब में ऐसा 1936 में ही हो गया था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इफ 2/3 ऑफ द लैंड ओनर्स ओइंग 3/4 ऑफ द टोटल विलेज लैंड agree to consolidation, then the others will have to get their fragmented holdings consolidated। अगर तकरीबन 2/3 जनता कह रही है कि हमने कंसोलिडेशन करवानी है और उनके पास 3/4 ऑफ लैंड, तकरीबन 75% लैंड है, तो उनको कंसोलिडेशन करवा दी जाएगी, बाकी जो नहीं मानते उनकी भी कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्लीट कंपल्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस केस द गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट इंट्रोड्यूसेस एन एलिमेंट ऑफ कंपल्शन इन द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। इसमें सरकार एक कानून बनाती है और उसमें कंपल्सरी कर देती है कि करना ही करना है। बॉम्बे स्टेट, नाउ जो महाराष्ट्र है उसे पहले बॉम्बे स्टेट कहा जाता था, वाज द फर्स्ट स्टेट टू एनेक्ट कंपल्सरी कंसोलिडेशन लेजिस्लेशन इन 1947। तो वहां पे कंपल्सरी किया गया ये। पंजाब फॉलोड इट एंड पास्ड कंपल्सरी कंसोलिडेशन एक्ट इन 1948। बाद में 47 के बाद एक साल बाद ही पंजाब ने भी कंपल्सरी कंसोलिडेशन एक्ट लेके आए। नाउ मेनी स्टेट्स हैव पास्ड लॉज टू दिस इफेक्ट। तो मतलब कंपल्सरी कंसोलिडेशन की भाई कुछ नहीं चलेगा, कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, कंपल्सरी है ये। तो इसके जो कंसोलिडेशन थे इसके फायदे क्या हुए? ठीक है, इन इंडिया एडवांटेजेस ऑफ कंसोलिडेशन टू फार्मर्स आर सो मच दैट दे दे आउटवे ऑल द बेनिफिट्स ऑफ विलेज रिफॉर्म्स। तो बेसिकली कंसोलिडेशन के जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जो बाकी रिफॉर्म्स आए थे उनसे भी कई गुना ज्यादा है। एडवांटेजेस ऑफ कंसोलिडेशन आर एज फॉलोज। नंबर 1, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन बिकेम पॉसिबल ऑन कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स। जो इकट्ठी होकर एक जगह जमीन आ गई है, अब उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर टूक्टर खरीद सकते हो, नहीं तो पहले अगर छोटी छोटी सी जमीनें होती थी उस पर ट्रैक्टर क्या काम करेगा। टाइम, एफर्ट्स एंड मनी वेस्टेड इन मूविंग फ्रॉम वन फार्म टू द अदर फार्म्स आर सेव्ड। एक फार्म से दूसरे फार्म पे जाने का जो टाइम, मनी, एफर्ट्स जो वेस्ट होते थे वो खत्म हो गए, वो कम हो गए। थर्ड आ जाता है द फार्मर फील एनकरेज टू स्पेंड मोर ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड। जब उसकी एक ही जगह अच्छी खासी जमीन है तो अब वो अच्छे से पैसा स्पेंड कर सकता है लैंड की इंप्रूवमेंट के लिए। नो लैंड इज वेस्टेड इन मेकिंग बाउंड्रीज। अब अलग अलग जगह उसे बाउंड्रियां नहीं बनानी पड़ेंगी, एक ही जगह इकट्ठी जमीन है। इरिगेशन कैन बी डन एफिशिएंटली। इरिगेशन के नए नए मेथड्स इस्तेमाल करवा सकता है। फोर्थ, जो सिक्स्थ है वो आ जाता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज इनकम। तो इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हुई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लगाने से और इनकम भी बढ़ गई। सेवंथ आ जाता है लिटिगेशन इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, क्योंकि उसकी 10 जगह जमीन नहीं है, तो अगर 10 जगह जमीन होती है, किसी ने कब्जा कर लिया, फिर लिटिगेशन चलती रहेगी वगैरह वगैरह, ये स्यापों से भी वो बच गया। एंड लास्ट इज सरप्लस लैंड आफ्टर कंसोलिडेशन इज यूज्ड फॉर गार्डन, स्कूल्स, पंचायत घर, रोड्स, प्लेग्राउंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। जो फालतू जमीन थी उसको वो इस्तेमाल जो कर पा रहा था, जो फालतू जमीन थी उसको इस्तेमाल करके अब वो जो है कहीं और जो है वो जैसे स्कूल के लिए, पार्क के लिए, ऐसी ऐसी जगहों के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है इस जमीन को। ठीक है, तो इसका भी ये फायदा रहा कंसोलिडेशन करने का। ठीक है, अब आ जाता है डिफिकल्टीज इन कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में डिफिकल्टीज क्या थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हमारे सामने? फॉलोइंग आर द मेन डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन इंडिया। कौन कौन सी डिफिकल्टीज थी? लैक ऑफ रिकॉर्ड्स। भाई लैंड के रिकॉर्ड्स ही नहीं थे। जब जमीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो किसके नाम कितनी है, कहाँ पे है, ये पता लगाना मुश्किल है। इन मेनी एरियाज, काफी एरियाज में रिकॉर्ड्स शोइंग टाइटल टू द लैंड आर नॉट अवेलेबल। तो लैंड के जो टाइटल किसके नाम पे जमीन बोल रही है वही अवेलेबल नहीं था। सेकंड, लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ। सरकार के पास इतना ट्रेंड स्टाफ भी नहीं था कि ये उसको कंसोलिडेशन को अच्छे से हैंडल कर सके। कंसोलिडेशन वर्क इज अ टेक्निकल वर्क। ये एक टेक्निकल वर्क है। इट रिक्वायर्स ट्रेंड एम्प्लॉइज, सच ट्रेंड स्टाफ इज लैकिंग इन इंडिया। उस टाइम पे इतना ट्रेंड स्टाफ नहीं था।
तीसरा एक्सपेंडिचर, इट इज़ एन एक्सपेंसिव टास्क, इन सम स्टेट्स फीस इज चार्ज फॉर दिस पर्पस। तो पैसे भी खर्च करने पड़ते थे किसान को, फिर किसान कहता था छोड़ो क्या पंगा लेना। फोर्थ पॉइंट आ जाता है अपोजिशन बाय फार्मर्स, फार्मर्स ने इसको काफी अपोज किया। इंडियन पेजेंट्स इज ऑर्थोडॉक्स, थोड़े रूढ़िवादी हैं, थोड़े अड़ियल टाइप हैं, ठीक है। ही डज नॉट वांट टू पार्ट विद द लैंड ऑफ हिज एंसेस्टर्स, उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे पुश्तों ने जमीनें खरीदी हैं फलां फलां जगह पे, हम उसको क्यों बेचें। रिच एंड इन्फ्लुएंशियल फार्मर्स ओइंग लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ फर्टाइल लैंड अपोज्ड कंसोलिडेशन, उन्होंने कंसोलिडेशन को अपोज किया। वो कहते हैं हमारे तो फोर फादर्स ने वो जमीनें खरीदी हैं, हम क्यों बेचें, हमारी तो पेरेंट्स की निशानी है, समझ की बात। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है डिफरेंस इन द लैंड वैल्यू, another difficulty of consolidation was variation in the prices of the land in the villages। अब कोई अच्छी जमीन है, कोई बुरी जमीन है, कोई बाहर पड़ती है, कोई कहीं पड़ती है, तो लैंड की वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है तो उसकी वैल्यू को खत्म करके किसी और जगह पे सेम वैल्यू ऑफ लैंड को फिर से लेके आना वो काफी मुश्किल हो गया, समझ की बात। दिस वेरिएशन इज चीफली ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटीज, कि जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वहां पे तो जमीन की वैल्यू ज्यादा है, और जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज कम है वहाँ जमीन की वैल्यू कम है। तो इस जमीन को अगर छोड़ रहे हो तो वहां पे कितनी जमीन आनी चाहिए, ये कैलकुलेशंस भी नहीं हो पा रही थी। और लास्ट आ जाता है करप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एड टू डिफिकल्टीज ऑफ कंसोलिडेशन, वो करप्शन करते थे, अगर किसी ने करवानी उससे रिश्वतें खानी वगैरह वगैरह, ये प्रोसेस को डिफिकल्ट बनाना, समझ की बात। तो करप्ट एक्टिविटीज भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर आ जाता है प्रोग्रेस या इवेल्युएशन, क्या हुआ असल में कंसोलिडेशन में। द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन has been progressing very slow in India। इंडिया में ये प्रोसेस काफी स्लो रहा। So far it has been completed in पंजाब, पंजाब में कंप्लीट किया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में तो कंप्लीट कर लिया। बट लैंड मेजरिंग 482 लाख हेक्टेयर इन उत्तर प्रदेश एंड 527 लाख हेक्टेयर्स इन महाराष्ट्र हैज बीन कंसोलिडेटेड। तो जो उत्तर प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र के भी डाटा दिए हुए हैं। अप टू मार्च 31 2004 कंसोलिडेशन हैज हैड बीन डन ऑन 1633 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इन इंडिया। तो ये बताया गया 2004 तक कितना कंसोलिडेशन हो चुकी है, और आगे कितनी होती है वो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से आप लिख सकते हो। तो बट ये प्रोसेस जो था ये काफी स्लो था, करप्शन काफी ज्यादा थी। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है लैंड रिफॉर्म्स के अंदर कोऑपरेटिव फार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑपरेटिव फार्मिंग रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच ईच कॉन्स्टिट्यूएंट फार्मर, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे और उसमें हर एक फार्मर रिमेन्स द ओनर ऑफ हिज लैंड बट ऑल द एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस आर कंडक्टेड जॉइंटली। तो मालक तो जमीन, जो जमीन का वही रहेगा, फार्मर ही रहेगा, बट जो इकट्ठे वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्शन है वो जॉइंटली कंडक्ट की जाएगी, ठीक है, प्रोडक्शन इकट्ठे की जाएगी। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नंबर्स इन द रेशियो ऑफ लैंड ओन्ड बाय देम, जितने परसेंट जिस बंदे की जमीन है उतना परसेंट उसको प्रॉफिट चला जाएगा। ईच मेंबर रिसीव्स वेजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेज एक्चुअली वर्कड बाय हिम। तो जितने दिन उसने उस फार्म पे, कोऑपरेटिव फार्म पे काम किया है, उसी हिसाब से उसको तनख्वाह मिल जाएगी, ठीक है। Cooperative farming is especially helpful in solving the problems of subdivision and fragmentation of land holdings। तो cooperative farming से जो फर्दर डिवीजन होती जाती है लैंड की, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। और फ्रेगमेंटेशन, ये नहीं कि थोड़ी जमीन कहीं पड़ी है, थोड़ी जमीन कहीं पड़ी है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया गया। अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी इज वन in which ownership of land vests with the individual cultivator but the cultivation operation is performed jointly। तो जो ओनरशिप है वो तो इंडिविजुअल कल्टीवेटर के पास ही रहती है, बट जो काम होगा सारा का सारा, कल्टीवेशन का काम वगैरह किया जाएगा वो जॉइंटली किया जाएगा, सब करेंगे उसको, सारे किसान करेंगे जिन जिनकी जमीन है। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, एडवांटेजेस ऑफ द लार्ज स्केल फार्मिंग कैन बी टेकन, लाइक पर हेक्टेयर कॉस्ट ऑफ ट्यूबवेल कम हो जाएगी, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल अच्छे से हो सकता है, ये सारी जो कॉस्टिंग है वो नीचे आ जाएंगी, ठीक है। बट सम फार्मर्स बिकेम लेजी as they think that they will get the same amount of profit as received by hard working farmer। उन्होंने कहा कि भाई हम काम करें या ना करें, हमारी जमीन भी तो बीच में, हमें भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, वो थोड़े सुस्ती पड़ गए। 5 year plans attached ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो 5 year प्लान्स ने जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। प्रेजेंटली मोर देन 10,000 कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज आर इन ऑपरेशन इन द कंट्री। 10,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव फार्मिंग ऑपरेट कर रही हैं इस टाइम पे। बट कोऑपरेटिव फार्मिंग कैन नॉट लास्ट लॉन्ग, ये हमेशा के लिए नहीं चलती। इट ब्रेक्स अप एंड टेक्स ईदर द फॉर्म ऑफ अ लिमिटेड कोऑपरेटिव और कंपल्सरी कलेक्टिव स्ट्रक्चर। तो ये हमेशा के लिए नहीं चलती, ये एक लिमिटेड कोऑपरेटिव बना लेते हैं या कंपल्सरी कोऑपरेटिव बना लेते हैं, जिससे कि इसका जो है जो शेप वो टूट जाती है।
कोऑपरेटिव फार्मिंग इन इंडिया हैज़ नॉट बीन अ सक्सेस। तो इंडिया में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, बल्कि कोऑपरेटिव फार्मिंग के सिस्टम शुरू करके लोग अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते हैं। समझ गए? किस तरीके से करते हैं वो आप सीए से पूछ लेना। तो सिक्स्थ पॉइंट इसमें आ जाता है अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स को अप टू डेट किया गया। करेक्ट एंड अपडेटेड लैंड रिकॉर्ड्स आर क्रूशियल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ लैंड राइट्स। अगर आपको अपनी जमीन बचा के रखनी है, लैंड राइट्स हैं आपके, तो आपको करेक्ट एंड अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स तो रखने पड़ेंगे कि किसके नाम कितनी जमीन है। These result in fewer land disputes and conflicts। तो अगर किसी ने किसी की कब्जा कर ली तो उसका तो पटवारी के पास पूरा हिसाब किताब होगा ना कि इसके नाम पे कितनी जमीन है, तो जो कन्फ्लिक्ट है और डिस्प्यूट्स हैं वो कम पड़ेंगे। देयर इज अ ग्रेट नीड टू अपडेट लैंड रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर टू एनफोर्स लैंड रिफॉर्म्स एंड टू मेक सेटलमेंट्स रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के ये जो लैंड रिफॉर्म्स हैं ये लाने के लिए जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको अप टू डेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इन द होल कंट्री special steps are being taken to update the records concerning ownership of the land, the rights of the farmers, sharing of production etc। तो ये सारे के सारे काम करने तो हमें लैंड रिकॉर्ड्स का तो पता होना चाहिए ना कि किसके नाम पे कितनी ज़मीन है। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ एनुअल क्रॉप्स। तो जो एनुअल क्रॉप्स के रजिस्ट्रार हैं उनके साथ मिल के ये लैंड रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए गए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अडॉप्टेड अ प्लान टू गेट द लैंड रिकॉर्ड्स अपडेटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने प्लान बनाए। इन आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उड़ीसा निकल जाता है, उड़ीसा पहले नाम इसका उड़ीसा होता था, तो राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश, बुक्स हैव बीन इशूड टू द ओनर्स ऑफ द लैंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो लैंड रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो जो पासबुक्स हैं वो इशू की गई ताकि किसान को पता हो कि हमारे पास कितनी कितनी कहाँ कहाँ कैसे कैसे ज़मीन पड़ी है। नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ये शुरू किया गया। इट हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर अपडेटिंग एंड डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड्स बाय द एंड ऑफ 12th प्लान। के 12th प्लान के एंड में ये सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर देंगे, इसको कंप्यूटर में शिफ्ट कर देंगे। कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स कंसर्निंग द लैंड। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया, अब कंप्यूटराइज सिस्टम है हर जगह। कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसमें भी ये सिंपल वर्ड्स में कि लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करना ये भी एक मेजर लैंड रिफॉर्म था। 7th पॉइंट आ जाता है इसमें, जो लास्ट पॉइंट है इसका, भूदान मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। भूदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय आचार्य विनोबा भावे। उनमें क्या किया, 1951 में उन्होंने स्टार्ट किया था। इन दिस मूवमेंट बिग लैंड ओनर्स वर रिक्वेस्टेड टू डोनेट सम लैंड। जो बड़े बड़े जमींदार से उनको कहा गया कि भाई थोड़ी बहुत जमीन दान दून कर दो, ठीक है। द मूवमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड इन द बिलीफ दैट द लैंड इज द गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इट बिलोंग टू ऑल। तो इसके पीछे रीजन ये था, वो मानते थे कि जो जमीन है ये कुदरत का गिफ्ट है और ये सबको बिलोंग करती है, सबके लिए, तो इसलिए अगर किसी के पास फालतू है तो उसको डोनेट कर देनी चाहिए। The land donated by the landowners was distributed among the landless laborers। तो जो भी वो डोनेट करते थे लैंडलेस लेबरर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी। The donors of the land were not given any compensation। जो डोनर्स थे उनको कोई compensation नहीं मिलती थी। This movement helped to reduce the gap between the haves and have-nots in the rural areas। तो रूरल एरियाज के पास के बीच में जो लैंडलेस फार्मर्स थे और जो लैंड वाले फार्मर्स थे उनके बीच में जो गैप है वो कम हो गया। दिस मूवमेंट वॉज अनऑफिशियल, कोई ऑफिशियल नहीं थी ये मूवमेंट, ठीक है, ऑफिशियली सरकार ने डिक्लेयर नहीं की थी। द लैंडलॉर्ड्स वर नॉट वर अंडर नो कंपल्शन टू डोनेट द लैंड, इट वाज अ वॉलंटरी मूवमेंट। तो इनके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं थी, कोई सरकार ने कोई रूल नहीं बनाया था, करना चाहे कर दें, नहीं करना चाहे ना करें, तो एक वॉलंटरी मूवमेंट थी। इट वाज नॉट मच सक्सेसफुल एज बिग लैंडलॉर्ड्स डिड नॉट डोनेट मच ऑफ देयर लैंड। तो ये कोई सक्सेसफुल मूवमेंट नहीं थी। उनको क्या, वो सोचेंगे हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा, हम अपनी जमीन ऐसे किसी को देते फिरें, ठीक है। तो इक्का दुक्का जो है वो धार्मिक बंदे, उन्होंने रब के नाम पे या फिर समाज के नाम पे डोनेट कर दी, बाकियों ने कोई डोनेट नहीं की। तो ये पॉइंट भी ऐसे ही ऐड किया हुआ फालतू में, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा 7 टाइप के लैंड रिफॉर्म्स जो आपने पेपर में लिखने हैं, अगर आपको आ जाता है पेपर में तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा इन लैंड रिफॉर्म्स का कोई फायदा भी हुआ है कि नहीं हुआ, ये पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इवैल्यूएशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स या फिर प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स।
लैंड रिफॉर्म्स की क्या प्रोग्रेस थी वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पिछली वीडियोस मैंने बनाई थी लैंड रिफॉर्म्स होते क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, इंपॉर्टेंस क्या है और मेन लैंड रिफॉर्म्स हैं कौन कौन से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेस क्या थी उनकी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इन इंडिया द वर्क ऑफ लैंड रिफॉर्म्स was started with great enthusiasm but it seems to be slowing so soon। शुरुआत में काफी जोरों शोर से शुरू हुआ था लैंड रिफॉर्म्स का प्रोग्राम, मगर बाद में काफी सुस्त पड़ गया। इन इंडिया लैंड रिफॉर्म्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड इन द ट्रू स्पिरिट। जो ट्रू स्पिरिट थी कि लैंडलेस फार्मर्स को भी लैंड मिल जाएगा, इनइक्वालिटीज का खत्म हो जाएंगी, उस स्पिरिट में जो शुरू किया गया था उस स्पिरिट में खत्म ही नहीं हो पाया, काम ही नहीं हो पाया। प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म मेजर्स आर एज फॉलोज। तो कौन कौन से प्रोग्रेस हुई है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी। तो जमींदारी एबोल्यूशन हैज पुट एन एंड टू फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द जमींदार। जो जमींदार एक्सप्लॉयट करते थे वो तो खत्म हो गई तकरीबन। नाउ फार्मर्स हैव कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट। फार्मर्स का जो कांटेक्ट है वो डायरेक्ट हो गया अब सरकारों के साथ। ठीक है, ना कि वो पहले लैंड रेवेन्यू देंगे जमींदार को, जमींदार आगे देगा, समझ के बात। तो कल्टीवेटर ऑफ लैंड हैव गॉट ओनरशिप राइट्स ऑफ लैंड। जो कल्टीवेटर हैं लैंड के, उन्हीं को ओनरशिप राइट्स मिल गए। सेकंड आ जाता है टेनेंसी रिफॉर्म्स। वेरियस टेनेंसी रिफॉर्म्स टुक प्लेस इन इंडिया। इंडिया में कई टेनेंसी रिफॉर्म्स आए। गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट दैट कैन बी चार्ज बाय द लैंडलॉर्ड फ्रॉम द टेनेंट। इट वाज फिक्स्ड बिटवीन 25% टू 33.3% ऑफ द प्रोड्यूस। तो सरकार ने रेंट फिक्स कर दिया कि किसी भी सिचुएशन में 25% टू 33.3% से ज्यादा जो टोटल प्रोड्यूस है उसका इतने परसेंट से ज्यादा लैंड जो है वो रेंट नहीं जाएगा। ठीक है, टेनेंट्स आर प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दैट इज टेनेंट्स आर एश्योर्ड दैट दे कैन कल्टीवेट द लैंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उनको रातों रात खाली नहीं करवाया जाएगा, उनको ये भी एश्योरेंस मिली। इन सम केसेस दे आर इवन गिवन ओनरशिप राइट्स। तो कुछ कुछ केसेस में उनको ओनरशिप राइट्स भी दे दिया गया। जब जमीन जो लैंडलॉर्ड्स के पास फालतू थी, तो जब फालतू जमीनें उनमें उनको ओनरशिप राइट्स भी दे दिए गए। थर्ड पॉइंट आ जाता है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कि भाई मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी लैंड की कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लैंड सीलिंग्स हैव बीन फिक्स्ड फॉर वेरियस एरियाज एंड द लैंड over and above the ceiling limit was taken over by the government from the landlord on the payment of compensation। सरकार ने डिक्लेयर कर दिया अलग अलग स्टेट्स में कि भाई इससे ज्यादा जमीन होगी तो सरकार ले लेगी और गरीबों में बांट देगी। ठीक है, मगर ये सिस्टम उतना 100% सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने इसके एग्जम्पशंस बताए हैं। एग्जम्पशन इतने सारे थे कि सारे के सारे जमींदार कहने लगे हम तो यही काम कर रहे हैं ताकि हमारी जमीन ना जाए। दिस लैंड was distributed among the landless agricultural laborers और small farmers। तो जो भी जमीन कन्फिस्केट की गई या सरप्लस लैंड डिक्लेयर किया गया उसको सरकार ने ले लिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लैंडलेस फार्मर या स्मॉल फार्मर्स के बीच में या एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बीच में। नेक्स्ट आ जाता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। आपकी 10 जगह जमीन है तो इकट्ठी करके एक जगह कर दी ताकि आप उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके काम कर सकें। Fragmented land holdings of farmers have been consolidated by allotting land at one place in return of the fragmented lands। तो बेसिकली जो आपकी फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी वो 10 जगह होने के बजाय एक जगह इकट्ठी करके कर दी ताकि आप एक जगह इकट्ठे होकर अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लगा के काम कर सको। ठीक है, इट हेल्प द फार्मर्स टू इंस्टॉल ट्यूबवेल एंड यूज मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। अब वो ट्यूबवेल लगा सकते थे, मॉडर्न एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते थे। इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो इन स्टेट्स में काफ़ी अच्छी रही। सो फार 1633 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड हैज़ बीन कंसोलिडेटेड इन इंडिया। तो जब से ये रूल कानून बना तब से सरकार ने तकरीबन 1633 लाख हेक्टेयर जो है उसको कंसोलिडेट कर दिया। नेक्स्ट सिस्टम जो फायदे में रहा लैंड रिफॉर्म्स का वो है कोऑपरेटिव फार्मिंग। लैंड रिफॉर्म्स ऑल्सो एनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग। इससे कोऑपरेटिव फार्मिंग को एनकरेजमेंट मिली। बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग हैव बीन पॉसिबल बाय कोऑपरेटिव फार्मिंग। जब जमीन सारे इकट्ठा कर लेंगे अपनी और इकट्ठे रॉ मटेरियल खरीदेंगे या इकट्ठे अपना माल बेचेंगे तो बार्गेनिंग पावर आ जाती है। तो इसकी वजह से जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है उसके बेनिफिट्स मिले स्मॉल फार्मर्स को। ठीक है, मेनी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज आर वर्किंग इन इंडिया। इंडिया में काफ़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो अभी भी काम कर रही हैं और बेनिफिट्स ले रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। जो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स थे उनको कंप्यूटराइज किया गया ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना खड़ा हो कि किसके नाम पे कौन सी जमीन बोलती है, ताकि ये जो लिटिगेशन वगैरह चलता है ये ना चले या कम हो। लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन कंप्यूटराइज। तो इनको भी कंप्यूटराइज किया गया। एंड नेक्स्ट आ जाती है भूदान मूवमेंट, कि ज़मीनें डोनेट कर दी। जो बहुत ज़्यादा तगड़े जमींदार थे उन्होंने ज़मीनें थोड़ी बहुत डोनेट की मगर इतनी ज़्यादा डोनेट नहीं की। इन दिस मूवमेंट
big landowners were motivated to donate some part of land for the benefit of landless agricultural laborers. उनको कहा कि भाई जो जमीन के बिना उनका भी कोई फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो उनको मतलब ये कहा गया कि वॉलंटरीली तुम कर सकते हो, सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया कि जबरदस्ती गिफ्ट करनी है, तो वो अपनी सरप्लस लैंड है उसको दान कर सकते हैं। भूदान मतलब भू मतलब जमीन, दान मतलब डोनेशन। इन द इनिशियल ईयर्स, शुरुआती ईयर्स में ऑफ द मूवमेंट इन 1951 टू 60 इट वाज सक्सेसफुल इन सम एरियाज ऑफ द कंट्री। तो कुछ मतलब एरियाज में सक्सेसफुल रही, बाकी जगह कौन अपनी जमीन डोनेट करता है, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा कोई काम नहीं हुआ इस सिस्टम में, भूदान मूवमेंट के अंदर इतना ज्यादा कोई हाई फाई काम नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा जमीन डोनेट कर दी गई हो, ठीक है। तो ये थी आपकी वीडियो जो बताती है कि भाई लैंड रिफॉर्म्स के फायदे क्या हुए, 7 फायदे हुए तकरीबन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स की जो प्रोग्रेस है वो इतनी स्लो क्यों थी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स या फिर डिफेक्ट्स इन लैंड रिफॉर्म्स। कि जो लैंड रिफॉर्म्स है इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स थे, या फिर ये जो लैंड रिफॉर्म्स का प्रोसेस है ये इतना स्लो क्यों चला, इतनी खामियां क्या थी इसमें, वो चीज डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि जो चैप्टर है उसका नाम है लैंड रिफॉर्म्स, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है अनकोऑर्डिनेटेड। द पॉलिसी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज इंप्लीमेंटेड इन अ स्लो एंड अनकोऑर्डिनेटेड मैनर। ये जो प्रोसेस था ये काफी स्लो था और कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल्स एंड जो जमींदार थे या फिर लैंडलेस फार्मर थे, उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। डिफरेंट स्टेप्स वर इंप्लीमेंटेड डिफरेंटली। जो अलग अलग स्टेप्स हैं वो अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट किए गए। दिस इज द रीजन दैट द प्रॉब्लम कुड नॉट बी सॉल्व इफेक्टिवली। तो जो भी प्रॉब्लम्स थी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड उनको सॉल्व ही नहीं किया गया। इट टुक अ पीरियड ऑफ 10 years टू इम्प्लीमेंट द रिफॉर्म ऑफ एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी। जमींदारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में 10 साल लग गए। खुद सोचो बाकियों का कब इम्प्लीमेंटेशन किया गया होगा। इट डिलेड अदर रिफॉर्म्स। तो जमींदारी सिस्टम के खात्मे में 10 साल लग गए, तो इसके अंदर कितना बाकी रिफॉर्म्स में भी कितना टाइम लगा हुआ। तो जमींदारी को खत्म जब तक नहीं करते तब तक ग्रीन रेवोल्यूशन की इंप्लीमेंटेशन मुश्किल हो गई और बाकी जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनकी भी इंप्लीमेंटेशन काफी मुश्किल चलेगी। सेकंड पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। आपको पता है ज्यादातर पॉलिटिशियंस तो जमींदार ही थे, क्योंकि उनके पास पैसे ज्यादा, तभी तो पॉलिटिक्स में आए। वो ही नहीं चाहते थे कि भाई हमारी जमीन नहीं इधर उधर जाए। देयर वाज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द लैंड रिफॉर्म्स इफेक्टिवली। तो पॉलिटिकल बंदे ही नहीं चाहते थे कि ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इम्प्लीमेंट दीज रिफॉर्म्स। तो इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेट गवर्नमेंट्स की थी। दीज गवर्नमेंट्स आर अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ बिग लैंडलॉर्ड्स। तो ये जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, वो बड़े बड़े जमींदारों के, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के कंट्रोल में आ जाती थी, इन्फ्लुएंस में आ जाती थी। स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट वांट टू इम्प्लीमेंट सच लैंड रिफॉर्म्स एज आर अगेंस्ट द बिग लैंडलॉर्ड्स। तो जो बिग लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट कोई लॉज थे वो झिझकती थी पास करने में। समझ की बात? सो दीज गवर्नमेंट्स कुड नॉट टेक इफेक्टिव स्टेप्स इन द इम्प्लीमेंट टू इम्प्लीमेंट दीज रिफॉर्म्स। तो इन रिफॉर्म्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, कानून बना दिए, लागू ही नहीं किए गए, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है डिफरेंसेस इन द लॉज रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉज थे वो भी थोड़े थोड़े अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉज थे। अनदर कॉज ऑफ स्लो इम्प्लीमेंटेशन ऑन लैंड रिफॉर्म्स इज द डिफरेंस इन द लॉज रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स इन डिफरेंट स्टेट्स। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉज बनी जा रहे हैं, ये भी काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। Consequently, these could not be implemented simultaneously at the national level. पूरे देश के लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉज बनी जा रहे हैं और वो अपने अपने लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम रही। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इनकम्प्लीट लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स ही नहीं, किसके नाम पे कितनी जमीन है यही नहीं पता लग रहा। समझ के बात? इन इंडिया द रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द लैंड आर लैकिंग। तो उस टाइम पे जो लैंड रिकॉर्ड्स थे वो काफी लैकिंग थे, कम पता ही नहीं था किसके नाम पे क्या जमीन बोल रही है। Therefore, it becomes difficult to determine the ownership of land and implement the land reforms. तो जब यही नहीं पता लगेगा कौन सी जमीन का कौन मालिक है तो क्या खाक लैंड रिफॉर्म्स लगाएंगे। समझ गए बात? नेक्स्ट आ जाता है इग्नोरेंस अमंग फार्मर्स। जो फार्मर्स थे वो काफी इग्नोरेंट थे, उनको पता ही नहीं था कि उनके राइट्स वगैरह क्या हैं और किन किन पॉलिसी से उनको फायदा हो सकता है, ठीक है। द लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम has become basically a government program. बेसिकली एक गवर्नमेंट प्रोग्राम के तौर पे ही रह गया। फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन द टेनेंट्स, पुअर पेजेंट्स एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स डिड डू नॉट एक्सर्ट एनी प्रेशर।
तो उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था। सरकार जो है वो सरकार ने प्रोग्राम लॉन्च किया और सरकार इसको लगाएगी, सरकार अपनी स्पीड से चलेगी, उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं था कि वो सरकार को फोर्स करके ये अच्छे से लागू करवा सकें। दे आर हेल्पलेस टू गेट दिस प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू देयर इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी। एक तो वो गरीब बहुत थे और इग्नोरेंस थे, उनको पता ही नहीं था सरकार की क्या क्या पॉलिसीज हैं, तो इम्प्लीमेंट कैसे करवाते वो। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड ऑफ देयर ऑन देयर पार्ट for the implementation, this program is implemented by the government at a slow pace। तो जब उनकी डिमांड ही नहीं रहेगी सरकार से कुछ, तो सरकार इसको इम्प्लीमेंट खुद कैसे करेगी। तो जो स्पीड थी वो काफी कम थी इम्प्लीमेंटेशन की, कई सालों 10-10 सालों तक चली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिफेक्टिव लॉज रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉज थे वो काफी डिफेक्टिव थे, इनमें लूप होल्स थे। उन लूप होल्स की मदद से जो जमींदार हैं उन्होंने अपनी जमीनें रिटेन कर ली। ठीक है, द लॉज रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म्स आर pretty defective and they are being enforced quite slowly। एक तो लॉज डिफेक्टिव थे और उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था काफी स्लो तरीके से, मतलब काफी स्लो स्पीड से उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। Consequently, zamindars get enough time to escape the implementation of these laws। तो इन लॉज से escape करने के लिए लूप होल्स काफी ज्यादा जमींदार ने खोज लिए थे, क्योंकि आपको पता है हर एक कानून होता है उसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, तो एक्सेप्शंस की मदद लेके जो जमींदार हैं वो काफी ज्यादा जो है इनकी मतलब अपनी लैंड को बचाने में कामयाब हो गए। 1 मिनट में पानी पी लूं, मेरा गला बहुत सूख रहा है, क्योंकि लगातार ये लैंड रिफॉर्म्स का चैप्टर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और विदाउट एनी रेस्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लिटिगेशन। Because of the defective laws regarding the land reforms, there is lot of litigation। लिटिगेशन बहुत ज्यादा थी, केस पे केस पढ़ रहे हैं, कहीं केस पढ़ रहे हैं, तो इतने ज्यादा केसेस जमीन के इकट्ठे हो गए कि सरकार के लिए भी काफी प्रॉब्लम हो गई कि भाई इतने सारे केसेस को हैंडल कैसे करेंगे। Consequently, the implementation of land reforms is retarded and the government and the people have to spend quite a huge amount on litigation। काफी ज्यादा सरकार का भी पैसा खर्च हो गया और लोगों का भी पैसा खर्च हो गया ये लिटिगेशन के ऊपर कि भाई इसकी जमीन उसकी है, उसकी जमीन उसकी है, ऐसे वैसे जमीनों के केसेस इतने ज्यादा आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए। The most significant point to be noted about the land reforms is the lack of the effective implementation। तो सबसे important point तो ये है कि अच्छे तरीके से implement ही नहीं कर पाए। It has taken a pretty long time to abolish जमींदारी system। जमींदारी system को ही हटाने में 10 साल लग गए थे। Even in some states, laws regarding the ceiling on land holdings have not been implemented so far। अभी तक कई states में जो सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स का जो लॉ है वो अभी तक नहीं लागू किया गया कई स्टेट्स में। तो द प्लेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हैज बीन वेरी स्लो। तो जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग है वो भी काफी स्लो रही। कोऑपरेटिव फार्मिंग हैज आल्सो नॉट प्रूव्ड अ सक्सेसफुल। तो इंडिया में कोऑपरेटिव फार्मिंग भी इतनी सक्सेसफुल नहीं चली। तो जो लैंड रिफॉर्म्स है उनकी इंप्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाए। 9th पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ फाइनेंस, पैसे की दिक्कत। Because of land reforms, the landless farmers have got the right of land, but they have not got the economic resources to do cultivation। ओ भाई लैंडलेस फार्मर्स को जमीन तो दे दी, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कल्टीवेशन कर पाए। कल्टीवेशन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना। सो द पुअर फार्मर्स हैव नॉट बीन एबल टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ दीज लैंड रिफॉर्म्स। तो पुअर फार्मर को सिर्फ जमीन देना और वो जमीन अगर बंजर हुई तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, उनके पास पैसे तो है ही नहीं। तो जो भी फायदे होने थे लैंड रिफॉर्म्स के वो इतने ज्यादा नहीं हो पाए। To increase agricultural production in India, it would not be enough to distribute the land। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सिर्फ लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना भी जरूरी नहीं है। पुअर फार्मर्स हैव टू बी प्रोवाइडेड कंसेशनल फाइनेंस टू डू द कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन करने के लिए पुअर फार्मर को कुछ पैसा भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। समझ की बात। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने डिस्कस किया कि लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, और चैप्टर का नाम है लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा सजेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या सजेशंस होने चाहिए थे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है सजेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या सजेशंस है, क्या सलाह है कि इन चीज़ों को फॉलो करके लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा और चैप्टर का नाम है लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे
पहला पॉइंट आ जाता है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन को इतना एफिशिएंट बनाना चाहिए ताकि इम्प्लीमेंटेशन जो लैंड रिफॉर्म्स के लॉज हैं उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। In order to implement the different land reforms, it is essential that the administrative machinery of the government efficient, should be made efficient at state, district and तहसील लेवल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तहसील लेवल पे, विलेज लेवल पे अच्छे तरीके से काम करे, तभी तो जो सरकार ऊपर पॉलिसीज बना रही है वो नीचे तक इम्प्लीमेंट की जाएंगी। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मस्ट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ लॉज कंसर्निंग द लैंड रिफॉर्म्स। तो वो ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिन्होंने ये इंप्लीमेंट करनी है, उनको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि लैंड रिफॉर्म्स के कानून है क्या। ठीक है, ऐसे ही कानून पता नहीं है और इंप्लीमेंट करने पहुंच गए तो काम कैसे करेंगे वो। देयर शुड नॉट बी अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन देयर वर्क। उनके काम में कोई पॉलिटिकल दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर दखल अंदाजी होगी वो काम ही कैसे कर पाएंगे। सेकंड सजेशन ये है कि सिंप्लीफाइंग लीगल प्रोविजंस, जो कानून है उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। ऐसा कानून मत बनाओ जो आम बंदा समझ ही ना पाए। द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स शुड बी सिंप्लीफाइड। जो लीगल प्रोविजंस है उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए, आसान बनाना चाहिए। स्पेशल कोर्ट्स शुड बी सेट अप टू डील विद सच केसेस कंसर्निंग द दीज मैटर्स। तो ये जो लैंड के मैटर्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनानी चाहिए जहाँ पे ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकें, जहाँ पे ये लिटिगेशन प्रोसेस है वो कम हो। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स शुड बी सेटल्ड बाय सच कोर्ट्स इन एन इकोनॉमिकल एंड एक्सपेंडिशियस मैनर। सिंपल वर्ड्स में भाई ऐसा डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए कोर्ट्स बनाओ जहाँ सस्ते में काम निबट जाए। ये ना हो कि भाई हम वकील करते रह जाएं और तारीख पड़ती रहे, और जिससे आपको पता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम इसलिए भी बदनाम है कि भाई जब तक बंदे को सजा होती है या जब तक कोई फैसला आता है तब तक बंदे मर मुक गए होते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड्स अप टू डेट रखो ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो कि किसके नाम क्या जमीन है। अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू लैंड should be prepared so that quick decisions can be taken regarding the ownership of the land। तो अगर आपने ओनरशिप ऑफ द लैंड के बारे में कोई क्विक डिसीजन लेना है तो अगर उसके नाम पे जमीन बोलती होगी, लैंड रिकॉर्ड होगा, तो फिर जल्दी लिया जा सकता है। प्रॉपर स्टेप्स शुड ऑल्सो बी टेकन टू मेक द लैंड रिकॉर्ड्स अप टू डेट। तो सरकार को लैंड रिकॉर्ड्स को अप टू डेट करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स लेने चाहिए, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट आ जाता है लैंड रिफॉर्म लॉज। तो राजकृष्णन या राजकृष्ण कमेटी, मेरे मुंह से कृष्णन निकल गया, राजकृष्ण कमेटी suggested that the laws regarding the land reforms should be included in the ninth schedule of the constitution so that the same cannot be challenged in any court of law। तो राजकृष्ण कमेटी जो थी उनकी रिकमेंडेशंस ये थी कि जो भी लैंड रिफॉर्म्स हैं वो नाइन्थ शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए जाएं ताकि उनको कोई चैलेंज ना कर सके कोर्ट में, ताकि कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होगा और जो सरकार जो जिस वजह से उनको इम्प्लीमेंट कर रही है उसमें भी थोड़ी अड़चन आ जाएगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है फैसिलिटी ऑफ फाइनेंस। द फार्मर्स हु हैपन टू गेट लैंड as a result of land reforms should be provided economic facilities so that they can utilize the land in a proper way। तो जिन किसानों को जमीन मिली है उनको थोड़ा सरकार फाइनेंशियल हेल्प भी करे, सस्ते रेटों पे लोन वगैरह दे दे ताकि वो उस जमीन पे कोई काम तो करें। उनके पास पैसा तो है नहीं, जमीन दे दी, कल्ली जमीन का क्या करेंगे, वो फिर से बेच देंगे जमींदार को सस्ते रेटों पे और फिर से वो लैंडलेस हो जाएंगे। ऐसा देखा गया है कि जब भी जो स्लम डिवेलपर्स हैं जो कॉलोनियां बना के रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनको सरकार जब भी जो फ्लैट वगैरह छोटे मोटे अलॉट करती है वो उसमें शुरुआत में शिफ्ट होके वो बेच के फिर से झुग्गियों में आ जाते हैं। ऐसा कई जगह देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स इट इज एसेंशियल दैट दे शुड बी इम्प्लीमेंटेड एफिशिएंटली। उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। फॉर दिस पर्पज टाइम बाउंड प्रोग्राम लाना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर अंदर ये काम करना ही करना है। अगर इतने टाइम के अंदर ये काम नहीं किया तो जो भी कंसर्न स्टाफ है उनको पनिशमेंट्स वगैरह दो, नौकरी से निकालो, जो भी है वो करो। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिसिटी ऑफ लॉज। लोगों को पता तो हो कि लॉज क्या है, लॉज को पता होगा तभी तो वो अपने हकों के लिए लड़ेंगे लोग। देयर शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव पब्लिसिटी अबाउट लैंड रिफॉर्म्स लॉज अमंग द विलेजेस को पता होना चाहिए कि लैंड रिफॉर्म्स के लॉज कौन कौन से हैं। दीज लॉज शुड बी पब्लिश्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रिंट होने चाहिए। These should be distributed through the block development officials and the ग्राम सेवक्स। तो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिशियल या पंचायतों के जो मेंबर हैं वगैरह वगैरह वो इनको जो है इम्प्लीमेंट करवाएं और दें, ग्राम सेवक वगैरह दें ताकि हर एक को पता लग जाए कि क्या क्या जो है लैंड रिफॉर्म्स हैं ताकि उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। ठीक है, थ्रू पब्लिसिटी about the laws the poor peasants
will come to know about their rights and they will impress upon the officials for their प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। अगर जो गरीब किसान है उनको उनके लॉज के बारे में पता होगा तभी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो आगे काम चलेगा। समझ गए बात? तो ऑफिशियली अगर उनको पता होगा तभी तो वो जो ऑफिशियल बंदे हैं उनके ऊपर वो एनफोर्स कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, कि उनको मतलब काम प्रोवाइड करवाया जाए या इस तरीके से जो उनके हक हैं वो उनको मिलें। एट्थ पॉइंट आ जाता है स्पीडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड। जो भी सरप्लस लैंड सरकार ने जब्त किया है उसकी स्पीडी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ये नहीं कि सरकार के पास पड़ा ही रह गया। आफ्टर द सीलिंग्स after the sealing of land holdings, whatever surplus land is procured, that should be immediately distributed among the poor and landless farmers। तो जो भी सरकार ने जो सीलिंग और लैंड होल्डिंग्स के अंडर सरप्लस लैंड कन्फिस्केट किया है, जो जब्त किया है, उसको फटाफट से एज सून एज पॉसिबल जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। नेक्स्ट आ जाता है विलेज सोसाइटीज। विलेज लेवल पे सोसाइटीज बनाई जाएं जो देखेंगी कि भाई किसी किसान के साथ धक्का तो नहीं हो रहा, या किसी के साथ वो मतलब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो भी पा रही है कि नहीं हो पा रही इन लैंड रिफॉर्म्स की। विलेज सोसाइटीज शुड बी सेट अप फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स। वही वाली बात जो मैंने पहले बताई थी। सच पर्सन शुड ऑल्सो बी एनरोल्ड एज अ मेंबर ऑफ दीज सोसाइटीज हु हैव टू रिसीव बेनिफिट्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स। जो लैंड रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स को रिसीव करते हैं ऐसे बंदों को भी उस कमेटी में लिया जाए ताकि उनको सारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता हो। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। इन ब्रीफ, land reforms should be implemented efficiently in order to improve the economic condition of the poor farmers and also to increase agriculture production। तो सिंपल वर्ड्स में यही बात है कि भाई लैंड रिफॉर्म्स को एफिशिएंटली इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो गरीब किसान है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़े और एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों की दोनों बढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा लैंड रिफॉर्म्स इन 12th 5 ईयर प्लान के 12th 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म्स कैसे थे और कैसे रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लैंड रिफॉर्म्स इन 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म्स क्या थे और कैसे रहे, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लैंड रिफॉर्म्स वर नॉट सेपरेटली डिस्कस्ड इन 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान में इनको सेपरेटली डिस्कस नहीं किया गया था। फॉलोइंग पॉइंट्स वर स्ट्रेस्ड अपॉन इन द 12th 5 ईयर प्लान रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स को स्ट्रेस करने के लिए कुछ पॉइंट्स थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट पॉइंट आ जाता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स वाज एम्फेसाइज्ड अपॉन। मतलब जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड है कि लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करो, कंप्यूटराइज करो ताकि कोई एम्बेसलमेंट वगैरह ना हो सके। ठीक है। इट वाज प्रपोज्ड टू सेट अप नेशनल अथॉरिटी फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड स्टेट अथॉरिटीज फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इन अ टाइम बाउंडेड मैनर। कि एक लिमिटेड टाइम के अंदर स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे जो भी अथॉरिटीज काम कर रही हैं वो लैंड रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज कर दें। सेकेंड पॉइंट जो आ जाता है इसमें आ जाता है मोर पावर्स वर गिवन to gram sabhas for protection of land belonging to scheduled castes, scheduled tribes and other marginalized section of the society। तो जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस है सोसाइटी के, SC ST या अदर सेक्शंस हैं, उनके जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्राम सभास को पावर दी गई। ठीक है। थर्ड पॉइंट आ जाता है फॉर स्ट्रेंथनिंग द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया गवर्नमेंट हैड टेकन स्टेप्स टू ड्राफ्ट अ न्यू नेशनल लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी। तो सरकार एक नई पॉलिसी लेके आएगी जिसको न्यू नेशनल लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसी कहा गया है, जिससे और ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा होगा। Fourth point, illegal encroachment on village common land and government land were removed and steps were taken to provide land to nomads, ट्राइबल पॉपुलेशन एंड लैंडलेस वुमेन एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो जो भी इलीगल तरीके से कब्जे हैं सरकारी लैंड के ऊपर या जो कॉमन लैंड है उसके ऊपर, उसको हटाया जाएगा और जो नोमैड्स हैं उनको ज़मीन दी जाएगी, ट्राइबल पॉपुलेशन को ज़मीन दी जाएगी या जो लैंडलेस वुमेन है उनको ज़मीन दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर स्ट्रेंथनिंग लैंड एडमिनिस्ट्रेशन फार्मर्स वर प्रोवाइडेड फार्मर्स पासबुक शोइंग लैंड होल्डिंग्स एंड टेनेंसी राइट्स ऑफ लैंड्स। तो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए जो फार्मर्स हैं उनको पासबुक दी जाएगी जिसमें बताया होगा कि उनके नाम इतनी इतनी ज़मीन है या वो रेंट पे हैं तो इतने इतने उनके राइट्स हैं वगैरह वगैरह। एक पासबुक टाइप सी इशू की जाएगी। एंड नेक्स्ट आ जाता है इन टेनेंसी एग्रीमेंट्स द राइट्स ऑफ बोथ द टेनेंट्स एंड द लैंड ओनर्स वर प्रोटेक्टेड। तो टेनेंसी एग्रीमेंट्स में जो राइट्स हैं टेनेंट्स के भी और लैंड ओनर्स के भी उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इट हेल्प टू रिमूव द फियर इन द माइंड्स ऑफ लैंड ओनर्स दैट टेनेंट्स विल
नॉट वेकेट द लैंड। इससे जो लैंड ओनर्स हैं उनके दिमाग से डर हट जाएगा कि वो कब्जा करके बैठ जाएंगे और कभी खाली नहीं करेंगे। इट फैसिलिटेटेड मोर एक्सेस टू लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स। इससे लैंडलेस फार्मर्स को और ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, क्योंकि जब जो लैंड ओनर है उसके दिमाग से ये डर निकल गया कि कब्जा हो सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किराए पे देगा। द टेनेंट्स कैन ऑल्सो अवेल द फैसिलिटीज which also which are also available to small and marginal farmers like concessional credit and concessional inputs वगैरह। तो जो टेनेंट्स हैं उनको भी जो है फैसिलिटीज मिलेगी, जो सब्सिडीज सरकार से मिलती हैं वो भी मिलेंगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ जाता है, ओनली बैरन एंड अनकल्टिवेबल लैंड वाज प्रपोज्ड टू बी यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो सरकार का ये जोर था 12th 5 ईयर प्लान में कि जो बंजर जमीन है और जो अनकल्टिवेबल लैंड है उसी पे सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।